तो हे गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे। तो जैसे कि लास्ट पार्ट के एंड में आप लोग देखा था, वो चारों ब्रदर सूरज को पकड़ने के लिए आता है तो उन लोगों के सामने एक भाला आ जाता है। इस एपिसोड की शुरुआत में वो भाला सीधा आकर 4 ब्रदर में से एक ब्रदर का गला काट देता है और तभी सूलूजी मूनन को देखती है और इधर मूनन एक आदमी का सर हाथ पर लेकर आ रहा होता है और उस सर को नीचे फेंक कर मूनन कहता है कि तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ छूने की भी उसे, और वो भी उस सम्राट की अनुमति के बिना। और इधर सूलूजी मूनन को देखकर खुशी के आंसू रोते हुए कहते हैं कि मैं जब भी हमेशा खतरों में होती हूँ तो तुम अपने शो ऑफ कर देते हो। तो तभी उस लीडर का एक बॉडीगार्ड कहते हैं कि ये कौन है, वो ऐसे कैसे गार्डियन को मार सकता है। तो तभी और एक गार्ड कहते हैं कि मैं ऐसे जानता हूँ, इसने ही मास्टर चाय होंग को मारा है। तो तभी और एक बंदा कहता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, गार्डियन और वाइस लीडर एक साथ जेल के अंदर गए थे। तो तभी मूनन कहते हैं कि डार्क लिस्ट के लीडर सामने आ जाओ और अपनी मौत को स्वीकार करो। ये सुनते सूलूजी का पापा कहते हैं कि हमारी डार्क लिस्ट के सामने तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, बॉयज इसे मार डालो। ये लड़का, ये जगह ऐसा नहीं है कि जहाँ पर तुम अपना अहंकार दिखा सकते हो। तो तभी मूनन के हाथ में जो खून होता है उससे वो गोली की तरह कुछ बना लेता है और वो उन गार्ड्स की तरफ फेंक कर मारता है। मूनन वही खून को हथियार की तरह इस्तेमाल करके, तो ये देखकर एक बॉडीगार्ड सोचने लगता है कि वो खून को हथियार में बदल दिया, ये कैसा टेक्निक है। और तभी वो लीडर सभी बॉडीगार्ड को इशारा करता है। सभी बॉडीगार्ड मूनन को चारों तरफ से घेर लेता है और फिर मूनन को एक बंदा मारने के लिए जाता है। करते कहते है कि भाड़ में जाओ तुम। ये बंदा मूनन के सामने कुछ भी नहीं है, वो इस बंदे को बीच में से काट देता है। और तभी एक बंदा अपने पैरों से एक स्विच को दबाता है और तभी अचानक से वहाँ पर बहुत सारे मूर्ति ऊपर उठ जाता है। तो इसे देखकर सभी लोग भागने लगता है और कहता है कि ये भगवान की बुलबुलैया है, जल्दी से पीछे हट जाओ सभी लोग। तभी एक आदमी कहता है कि मेरी देवी देवताओं की बुलबुलैया की शक्तियों का स्वाद चाको और भस्म हो जाओ। उनके ऊपर उन सारी मूर्तियों का दबाव डालने लगता है। तो ये देखकर सूलूजी कहती है कि मूनन जल्दी से वहाँ से बाहर निकलो। तभी उन 4 ब्रदर में से तीनों ब्रदर कहने लगता है कि तुम्हारी वजह से हमारे ब्राउस मारा गया, हम लोग तुम्हें और उनको यहाँ से निकलने नहीं देंगे, मार डालो इसे। तभी अचानक से वहाँ पर एक बड़ा सा धमाका हो जाता है। वहाँ पर लाओजू चले आता है बंदूक लेकर और लाओजू धड़ाधड़ गोली ले चलाने लगता है और बाकी सारे का बॉडीगार्ड लाओजू को देखकर कहते हैं कि दुश्मन घुस गया, उन लोगों को बैकअप मिल गया है, भागो। और इधर लाओजू धड़ाधड़ सभी लोगों को गोली मारने लगता है और तभी लाओजू देखता है कि वो तीनों ब्रदर सूलूजी को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है। तो तभी लाओजू वहाँ पर चले जाता है और जाकर कहते हैं कि लूजिया मैं आ गई हूँ, मैं तुम लोगों को मदद करने के लिए आ गया हूँ। और धड़ाधड़ उन तीनों भाइयों को गोली मारने लगता है और फिर सूलूजी को कहते हैं कि तुम मेरे पीछे रहना, हम लोगों को यहाँ से भागना होगा। तभी सूलूजी कहते हैं कि मोटे मुझे आइडिया आया था कि तुम इतने ठरकी हो, तुम लोग सच में बहुत ही धार्मिक हो, तुम लोग मुझे मरवाओगे। तो तभी लाओजू कहते हैं कि ये मेरा बैड लगा कि मैं तुम लोगों को जानता हूँ। तो तभी एक आदमी कहते हैं कि घबराओ मत, छोटे के पीछे जाने से पहले बड़े को पकड़ो, पहले ये मूनन को मारो फिर सूलूजी को रोको। और ये सर कहकर मूनन को मारने के लिए जाता है। तो तभी ये देखकर मूनन कहते हैं कि तुम मुझे मारना चाहते हो, तुम छोटे चीटी हो, 10 बार जन्म लेने के बाद भी तुम मुझे नहीं मार पाओगे। और मूनन वहीं पर एक बड़ा सा एनर्जी क्रिएट करता है, सारी की सारी मूर्तियां टूटने लगता है। तो ये देखकर शॉक हो जाता है वो आदमी, कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है। तभी मूनन उसके सामने आ जाता है और वो आदमी मूनन को देख के डर जाता है और कहता है कि ये मेरे पास भी मत आना। और उसके बाद मूनन उस लीडर को कहता है कि अभी तुम्हारा बारी। तो लीडर कहते हैं कि तुम्हारा स्ट्रेंथ बहुत ही इम्प्रेसिव है, लेकिन तुम अभी भी मेरे ओपोनेंट होने के लिए काफी छोटे हो। ऐसा लगता है कि तुम सूलूजी को ये मार्शल टेक्निक सिखाया है, बस तुम मुझे ये बताओ कि तुम हो कौन। तो तभी मूनन कहते हैं कि तुम कुछ ज्यादा ही कह रहे हो। और फिर मूनन हेवनली हैंड को इस्तेमाल करता है उसके खिलाफ। तो लीडर के सामने जाके एक बड़ा सा ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन उस लीडर को कुछ भी नहीं होता है क्योंकि वो भी बहुत ही पावरफुल है। और ये देखते ही सभी के सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि लीडर को कुछ भी नहीं हुआ। तभी ये देखते जियोनू कहती है कि मूनन आज का दिन तुम्हारा मरने का दिन है, तुम लीडर के सामने कुछ भी नहीं हो। और इधर सूलूजी का पापा कहता है कि तुम मेरे बेटे को मार दिए हो जानवर, मैं तुझे जंगल में दफना दूंगा। तभी वो लीडर कहता है कि क्या तुम इतना ही कर सकते हो। और तभी लीडर भी वो सब बड़ा सा हैंड को इस्तेमाल करता है मूनन के खिलाफ और तभी मूनन भी अपना पावर को इस्तेमाल करता है वो रुकने के लिए। तभी ये देखकर लीडर कहता है कि इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग, और लीडर अपना कपड़ा फाड़ देता है। तो उसके बाद लीडर कहते हैं कि मैं विश्वास नहीं कर सकता कि प्लान टेक्निक ऐसा है। और उस लीडर के शरीर में कुछ वर्ड बहने लगता है। तो वो लीडर कहता है कि मेरे बॉडी में जैसा ड्रैगन है वैसे ही मेरे शरीर में कुछ वर्ड है और ये जो कुछ भी इसके सामने आता है वो सबको कुचल देता है। और तभी मूनन सोचने लगता है कि मेरे गोल्डन बॉडी और इस आदमी के शरीर से कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है। तो उसके बाद वो लीडर कहते हैं कि तुम ऐसा दूसरे व्यक्ति हो जिसके साथ मैं ऐसा लड़ाई कर रहा हूँ, तुम मेरे साथ लड़ने की काबिल हो। अभी मूनन कहता है कि तुम मेरे सामने एनिमी होने की काबिल नहीं हो, तुम एक ताकतवर चीटी के अलावा और कुछ भी नहीं हो। तो तभी सूलूजी के पापा कहता है कि आखिर तुम हो कौन, इतना तेवर कैसे दिखा रहे हो। लीडर ऐसा एक आदमी है जो 18 साल की उम्र में बहुत सारे लामा को मार दिया था। कुछ सालों का कल्टीवेशन करने के बाद ही ये छोटा सा ब्रेड हमारे लीडर के फाइट करने के योग्य हो गया। तो तभी और एक आदमी कहती है कि रिलैक्स, हमारे लीडर ऐसे छोटे घाटे आदमी के सामने कभी भी नहीं हारता है। तभी मूनन जाके उस लीडर को एक जोर का मुक्का मारता है और वो लीडर सीधा जाके वॉल पर जाके टक्कर खा जाता है और अपने खून को पोंछता हुआ कहता है कि और तभी कहते हैं कि तुम पहला
आदमी हो जो मुझे 20 सालों के अंदर पहली बार मारा है और तुम ही लास्ट होंगे, इसके अलावा और कोई नहीं रहेगा। तभी बड़ा सा एक राक्षस उसके पीछे से बाहर निकलता है, मतलब इसका एक रूप है ये। और इधर लाओज़ू हाथ में एक ग्रेनेड लेकर कहते कि कोई भी मेरे करीब नहीं आना, अगर मैं मरता हूँ तो तुम लोगों को भी लेकर मरूंगा। फिर शू लुजिए उस राक्षस को देखकर कहता है कि ये कैसा चीज है, और लाओज़ू भी कहता है कि इट्स ओवर, हम सभी लोग मरने वाले हैं अभी। और ये है एक 8 हैंड वाला और हाथ, इसका स्पेलिंग है और हाथ, औरत नहीं और हाथ। तो तभी लीडर मूनन को कहता है कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तुम एक छोटा सा चीटी हो। तभी मूनन कहते हैं कि इसमें तो कोई भी डाउट नहीं है, तुम मूर्तियों का कलेक्शन रखने में बहुत पसंद करते हो। ऐसा लगता है कि तुम्हारा 8 हाथ वाला और हाथ अभी भी इनकम्प्लीट है, इसे कंप्लीट करने के लिए तुम उस मूर्तियों का कलेक्शन कर रहे हो। तो तभी लीडर कहता है कि अगर तुम्हें लगता है कि ये इनकम्प्लीट है, फिर भी ये तुम्हें मारने के लिए काफी है। और तभी मूनन को मारने के लिए जाता है, लेकिन मूनन भी डॉज कर लेता है, तो पूरी जगह धंसने लगता है। तो सभी लोग कहने लगता है कि भागो भागो, ये जगह धंसने लग रहा है। और लाओज़ू भी भागते हुए कहता है कि क्या ये दोनों सच में ह्यूमंस हैं? तभी वो 8 हैंड वाला और हाथ मूनन को पकड़ लेता है उसकी मुट्ठी पर। तो तभी वो लीडर हंसकर कहने लगे थे कि मैं तुम्हें कहा था ना, यहाँ पर एक छोटा सा चीटी हो। देखकर सभी लोग हंसने लगता है और कहता है कि हे लीडर की जय हो, इसको मार डालो, हमारे लीडर सबसे पावरफुल है। 8 आर्म्स वाला औरत के साथ हमारे लीडर बहुत ही इनक्रेडिबल है, उसको हराना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। तभी शू लुजिए देखकर कहते हैं कि हे उसे छोड़ दो, जाने दो, उसे मत मारो। ये कहते कहते शू लुजिए वहीं पर गिर जाती है और कहती कि हे उसे मत मारो। तो तभी जियोंग शू लुजिए को कहते कि हे देखो तुम्हारा मैन इतना भी ज्यादा पावरफुल नहीं है, देखो लीडर उसे कैसे कुचल रहा है। तो तभी वो लीडर फुन्नो को कहते कि हे देखो हमारे बीच गैप कितना है, तो मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, लेकिन तुमने डार्क लिस्ट के रूल्स को तोड़ा है, और मेरी बनाए हुए रूल्स को जो भी तोड़ने की कोशिश करता है मैं उसको जरूर पानिश देता हूँ। तो तभी मूनन कहते कि अगर तुम मुझे 8 औरत के बारे में पूछते हो तो 50 के -50 है। तो ये सुनते ही लीडर गुस्सा हो जाता है और कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हो, तुम भाड़ में जाओ। मूनन कहता है कि लगता है कि अभी मेरी बारी है मेरे शक्ति का प्रदर्शन दिखाने का। और तभी मूनन की शरीर से आग निकलने लगता है, उस आग की वजह से उस लीडर का हाथ जल जाता है, क्योंकि ये 8 हैंड वाला और हाथ इसी का एक स्पिरिट है। लीडर कहता है कि ये इम्पॉसिबल है, तुम मेरी 8 आर्म वाले और हाथ को कैसे टच कर सकते हो। और तभी मूनन उसके हाथ से बाहर निकल आ जाता है, और ये देखते ही जियोंग बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और कहती है कि उसने नहीं मारा, वो कैसे इसके हाथ से बाहर निकल आ गया। और तभी मूनन के हाथ में एक काला सा कुछ चीज दिखाई दे जाता है। लीडर गुस्सा होकर कहता है कि इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल, मैं अजय हूँ, मेरे खिलाफ जीत नहीं सकते हो। और मूनन को पंच मारने के लिए चाहता है, लेकिन मूनन इसे भी रोक देता है और ये देखकर कहने लगते हैं कि ये इम्पॉसिबल है। और फिर लीडर कहते हैं कि बच्चे तुम्हें पता नहीं कि क्या संभव है। और फिर मूनन उस 8 हैंड वाली औरत हाथ को काट देता है, सभी हाथ को काट देता है। ये करने के बाद मूनन कहते हैं कि क्या तुमने तब अजय कहा था। और तभी लीडर मूनन के सामने घुटने टेक देता है और कहते हैं कि मुझे मत मारो, अगर तुम मुझे मारोगे तो ये 8 आर्म औरत तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तो उसके बाद मूनन कहते हैं कि अगर ये पूरी तरह से 8 आर्म औरत भी बन जाता तो भी मैं उसे आसानी से मारता। फिर मूनन ऊपर उठकर उसकी काला सा स्पिरिट को पकड़ लेता है, और जैसे ही दोनों को एक साथ करके मूनन अपनी मुट्ठी बंद कर देता है तो वो लीडर मरने लगता है और लीडर चीखने लगता है कि नहीं नहीं मुझे छोड़ दो। लीडर के शरीर के उसकी आत्मा बाहर निकलने लगता है और वो बहुत ज्यादा चीखने लगता है, अंत में वो मर जाता है। तभी मूनन कहते कि वो दोस्त 3 भाई कहाँ है, अपना चेहरा दिखाओ मुझे। और ये देखकर वो सभी बॉडीगार्ड डर जाता है और सभी लोग मूनन के सामने झुक जाता है और कहता है कि न्यू लीडर के सामने सभी लोग झुक जाओ। गाइस में वो तीनों ब्रदर मूनन के सामने आकर माफी मांगने लगता है और कहता है कि हम लोग गलत थे, न्यू लीडर प्लीज हमें माफ कर दीजिए, अगर हम लोग उस लीडर की बात नहीं मानते थे तो वो हमें मार डालता, हम लोग जब तक जिंदा रहेंगे तब तक आपकी बात मानते रहेंगे। लेकिन मूनन फिर भी नहीं शांत होता है और कहता है कि तुम लोगों का हिम्मत कैसे हुआ शू लुजिए के ऊपर हाथ रखने की। इन लोगों के ऊपर भी रहम नहीं करता और कहता है कि मरो सब लोग, और उन सभी को बीच में से फाड़ डालता है। और इधर जियोंग भागने की कोशिश करती है तो उसे देखकर मूनन कहता है कि तुम यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हो, और मूनन हाथ में उस भाले को लेकर उसकी तरफ फेंक कर मारता है और कहता है कि भाड़ में जाओ तुम, और वो वाला सीधा जाके उसको दिल को चीर देता है। तो ये देखते शू लुजिए का पापा कहता है कि मूनन तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो, तुम जिसे चाहे मर्जी उसे मार सकते हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें इसके लिए कुछ भी भुगतना नहीं पड़ेगा। और तभी मूनन कहते हैं कि तुम अपनी पद के लिए अपनी बेटी को बलि दे रहे हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे जैसा आदमी जीने का लायक है। शू लुजिए का पापा कहते हैं मैंने अपनी पूरी कोशिश की है और शू लुजिए को अपनी खून की तरह ही पाला है, मैं मेरी बेटी के साथ क्या करता हूँ या नहीं ये तुम्हारे पास का काम नहीं, तुम एक बाहर के व्यक्ति हो तो मुझे ज्ञान देने की हिम्मत मत करना। अभी एक व्यक्ति जो घुटने का बल होता है तो वो कहता है कि मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि वो एक अकेला व्यक्ति इतने सारे लोगों को अकेला ही मार दिया। और इधर मूनन शू लुजिए को पापा को कहता है कि क्या तुम्हारा लास्ट वर्ड कहना खत्म हो गया। और तभी शू लुजिए का पापा इन सभी लोगों को कहने लगता है कि इन जोकर से मत डरो भाई लोग, वो कुछ भी नहीं है, डरने की कोई जरूरत नहीं है, अभी उठ जाओ, हम लोग एक साथ उसे मार डालते और लीडर की बदला लेते हैं। और वो लीडर को मारने के समय उसकी पूरी शक्ति को वो खत्म कर दिया है, यही हमारे लिए एक परफेक्ट मौका है उसको मारने के लिए। तो तभी वहाँ पर लाओज़ू आकर मूनन को कहता है कि बॉस यही वो कुत्ता था जो शू लुजिए के फेस को बिगाड़ दिया था। और तभी मूनन शू लुजिए की फेस की तरफ देखता है और देखकर बहुत ज्यादा
गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मिस्टर सू तुम दया को डिजर्व नहीं करते हो। और इधर सुलुजिया के पापा कहते हैं कि मैं तुमसे खुद ही लड़ूंगा। और तभी मुनन उससे हाथ से कुछ एनर्जी क्रिएट करता है और कहते हैं कि जाओ अभी नरक में जाओ, और उसको बीच में से चीर डालता है। और तभी मुनन कहते हैं कि आज से मैं स्टार्टिंग करता हूँ और आज से मैं इस डार्क लिस्ट के नया लीडर हूँ। वो सारे लोग कहते हैं कि हम लोग मृत्यु तक नए लीडर का साथ देंगे। मैं सुलुजिया को डार्क लिस्ट के वाइस प्रेसिडेंट बनाता हूँ। अगर कोई भी उसकी आदेश का विरोध करता है तो वही उसका हाल होगा जैसा मिस्टर सू का हुआ था। तभी सभी लोग कहते हैं कि हम लोग नए वाइस लीडर का स्वागत करते हैं। और इधर सुलुजिया को कुछ भी समझ में नहीं आ रही थी। और तभी मुनन राइट गार्डियन को कहता है कि राइट गार्डियन मुझे डार्क लिस्ट की हत्या अनुरोध लिस्ट को दिखाओ। तो तभी राइट गार्डियन कहते हैं कि यस लीडर मुझे फॉलो कीजिए। उसके बाद राइट गार्डियन मुनन को उस जगह पर ले आता है जहाँ पर वो लिस्ट होता है। तभी मुनन वहाँ पर जाकर लिस्ट देखकर सोचने लगता है कि मैंने कभी भी नहीं इमेजिन किया था कि डार्क लिस्ट ऐसे अपनी मिशन को सूचित करता है। लेकिन फिर भी डार्क लिस्ट एक एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन है, ये कोई प्राचीन कल्चर नहीं है। वो लोग पूरे चाइना की मिशन को लेता है। चलो भी अभी मैं भी देखता हूँ कि मेरे ग्रैंडफादर को कौन मारना चाहता है। और तभी मुनन सामने जाकर वो लिस्ट देखने लगता है और उस लिस्ट पर लिखा होता है कि टारगेट ऑफ द मू फैमिली, यानी कि उसकी ग्रैंडफादर को, और ये टारगेट दिया था काउ फैमिली ने। ये देखकर मुनन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि काउ फैमिली, क्या काउ फैमिली के कॉन्टैक्ट डार्क लिस्ट में है? तो फिर वो राइट गार्डियन कहता है कि हाँ है, जो आपने जिस गार्डियन को आज मारा था वही उन लोगों का था और टॉप 100 किलर्स है, और उसके अलावा 2 और भी लोग हैं जो इस लिस्ट पे नहीं है। तो उसके बाद मुनन कहता है कि ओके ठीक है अभी तुम जाओ, मैं कुछ इंपॉर्टेंट मैटर वाइस लीडर के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। और मन ही मन सोचने लगते हैं कि काउ फैमिली तुम जस्ट वेट करो, फिर मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं कौन चीज। तो उसके बाद सुलुजिया वहाँ पर आ जाती है और लिफ्ट गार्डियन वहाँ से चले जाता है। अभी सुलुजिया मुनन से कहती है कि मुनन क्या तुम मेरे असली चेहरे को वापस ला सकती हो? तो मुनन कहता है कि अगर तुम 10 सेकंड में जो रियल में ग्रेट गॉड सेलिंग टेक्निक को कल्टीवेट करते हो तो तुम्हें मौका मिलेगा स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, तुम्हारे लिए बहुत ही छोटा प्रॉब्लम होगा। तो मुनन का बात सुनकर सुलुजिया कहती है कि ऑलराइट ठीक है, तो फिर मैं बहुत ही मेहनत करूंगी और मन लगाकर कल्टीवेट करूंगी। और उसके बाद मुनन मन ही मन सोचने लगते है कि उसके चेहरे को ठीक करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो अगर खुद मजबूत नहीं हुआ तो वो दूसरे के ऊपर निर्भरशील रहेगी। तो तभी मुनन कहते है कि लूसिया मैं चाहता हूँ कि तुम डार्क लिस्ट को संभालो। तो ये सुनते सुलुजिया थोड़ा सा शॉक हो जाती है और कहती है कि तुम चाहते हो कि मैं चाइना की प्रसिद्ध डार्क लिस्ट को टेक ओवर करूं? तो उसके बाद सुलुजिया मन ही मन सोचने लगती है कि अगर ये डार्क लिस्ट सीरीज में होता यानी कि कंटिन्यू रहती तो कोई बात नहीं होती, लेकिन मुनन ने आधे से आधी ज्यादा डार्क लिस्ट में रहने हुआ आदमी को मार दिया है। मुनन सुलुजिया के सर पर हाथ रखकर कहता है कि ज्यादा मत सोचो, तुम इसको संभाल सकते हो, तुम्हें सिर्फ कुछ नया लॉयल आदमी को रिक्रूट करने की जरूरत है। मैं उन लोगों के कल्टीवेशन को सुधार लाऊंगा। मुझे बिलीव है कि यहाँ पर बहुत सारा नया टैलेंट आ जाएगा जल्दी। इससे पहले बाई क्यूआई के भी डार्क गार्ड्स था, तुम्हें भी खुद के लिए एक डार्क गार्ड्स की जरूरत है, चलो आ जाओ मेरे साथ आ जाओ। उसके बाद सीन चेंज होता है और मुनन उसको लेके एक जेल पर जाता है। तो वहाँ पर आके उस बॉडीगार्ड को कहता है कि दरवाजा खोलो, मैं सभी प्रिजनर को अंदर लेना चाहता हूँ। तो वो दरवाजा के गार्ड कहता है कि यस सर। तो तभी ये सुनकर सुलुजिया कहती है कि क्या तुम सारे प्रिजनर को इस्तेमाल करना चाहते हो? तो मुनन कहते हैं कि वो लोग हमारे दुश्मन नहीं है, तो क्यों ना हम लोग उन लोगों को इस्तेमाल करें, वो तुम्हारे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन बनेगा। तभी मुनन उन सभी लोगों को कहता है कि जाओ और तुम लोग जेल के बाहर जाके खड़े हो जाओ। उसके बाद वो सभी कैदी लोग जेल के बाहर चले जाता है और तभी मुनन जेल के अंदर और एक कैदी को देखता है। तभी मुनन कहते हैं कि ये आदमी कौन है? तभी सुलुजिया कहते हैं कि मुझे नहीं पता है, लेकिन मैंने सुना है कि ये प्रिजनर पहले भी यहाँ पर आए हैं। तो फिर उस गेट की बॉडीगार्ड कहते हैं कि इस कैदी के और एक अजीब बात है, कैदी हर पूर्णिमा के दिन अजीब आवाज करते हैं और बाकी सारे दिन एक मरा हुआ आदमी की तरह रहता है, सांस भी नहीं लेता है। उसके बाद मुनन कहते हैं कि ओके ठीक है चलो अभी हम लोग हॉल पर वापस जाते हैं। फिर मुनन मन ही मन सोचने लगते हैं कि चीजें अभी ऑलरेडी ठीक हो चुका है, तो अभी के लिए उसे बंद रखना ही अच्छा होगा। उसके बाद सभी लोग हॉल रूम पर आ जाता है और मुनन भी वहाँ पर आ जाता है। तो मुनन सभी लोगों को कहता है कि मैं श्योर हूँ कि तुम लोग ऑलरेडी जानते हो कि मैं कौन हूँ, तो अभी तुम लोगों को एक चुनने का मौका दिया जाता है, मेरी आज्ञा मानो नहीं तो जेल पर वापस जाओ और कभी भी सूरज का किरण देख नहीं पाओगे। तभी सभी लोग कहते हैं कि हम लोग नए लीडर की सेवा करने के लिए तैयार है, बाई क्यूआई को मारने के लिए और हम लोगों की बदला लेने के लिए हम लोग लीडर के बहुत ही आभारी है। तो उसके बाद मुनन कहते हैं कि गुड, तुम लोगों की सारी पापों को मुक्त कर दूंगा और तुम लोगों को डार्क लिस्ट में रिज्वाइन करवाऊंगा। मुनन सभी लोगों का हथकड़ियों को खोल देता है और तभी लोग खुश होकर चिल्लाने लगता है कि थैंक यू लीडर, थैंक यू ड्रैगन एम्परर। ड्रैगन सम्राट के नाम सुनते ही मुनन सोचने लगता है कि ड्रैगन सम्राट, तो आज से मुझे ड्रैगन सम्राट के नाम पर जाना जाएगा, ये सभी जगह पर फैला दो। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और सुलुजिया मुनन को एक जगह पर ले आती है और कहती है कि ये वही जगह है जहाँ पर बैंक वे अपने कल्टीवेट यूज करते थे। तो उसके बाद मुनन कहता है कि मैंने आज तक जो भी जगह देखा है उनमें से इस जगह पर आध्यात्मिक ऊर्जा सबसे ज्यादा है। और मुनन फिर मन ही मन सोचने लगता है कि कोई संदेह नहीं कि बैंक वे क्यों इस
इस जगह को छोड़ने के लिए राजी नहीं था, क्योंकि यह जगह अपने आप पर एक बहुत ही बड़ा खजाने की जगह है। तो तभी सुलूजिया कहती है कि मूनन, तुम्हें अल्केमी बहुत ही पसंद है ना? यहाँ पर हर तरह के काइंड ऑफ मटेरियल और पील है, तुम्हारे खेलने के लिए ये सब बहुत ही काफी है। उसके बाद मूनन उन हथियारों को देखता है और उसके बाद मूनन सुलूजिया से कहती है कि यहाँ से कुछ हथियार चुनो और तुम्हारे लोगों को ये दे दो। उसके बाद मूनन कहता है कि मैं वफादारी पर विश्वास नहीं करता हूँ, मैं अगर कुछ चीजों पर विश्वास करता हूँ तो वो है मेरी ताकत। मैं उन लोगों को अपनी ताकत से डराता हूँ और अपने लिए रिस्पेक्ट जगाता हूँ, लेकिन तुम बहुत ही अलग हो। अगर तुम चाहते हो कि उन लोगों को कंट्रोल करना और अपने पावर में रहना, तो उन लोगों के मन में तुम्हारे लिए विश्वास जगाना होगा। तभी सुलूजिया मन मन सोचने लगती है कि ये आदमी पहले से ये सब कुछ प्लानिंग कर चुकी है, ये आदमी सचमुच कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं। अगर ऐसा है तो मैं उसकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगी। उसके बाद मूनन एक गोली का बोतल को उठाता है और कहता है कि इसको किसने रिफाइन किया होगा। तभी सुलूजिया कहती है कि हमारी डार्क लिस्ट में ऐसी गोली बनाने की एक्सपर्ट नहीं है, ये डॉन एसोसिएशन से खरीदा गया है। तो ये सुनते मूनन कहते हैं कि डॉन एसोसिएशन, और उसके बाद मूनन सोचने लगता है कि चीन में बहुत सारे चीज है जो कि अभी तक मैं नहीं जानता हूँ। और फिर सुलूजिया से कहता है कि तुम यहाँ से जाओ और मुझे कुछ पील बनाने की जरूरत है। उसके बाद सुलूजिया वहाँ से चली जाती है। उसके बाद मूनन जुआन इनके बारे में सोचने लगता है और कहता है कि वो जब 18 साल की हो जाएगी तो वो गोली उसका काम आएगी। मुझे तो अभी भी आश्चर्य हो रहा है कि वो येनजिंग में कैसे है, क्योंकि अभी भी काओ फैमिली कुछ न कुछ तो चाल चल रहे हैं। जब मेरा इनफ पावर हो जाएगा तब मैं पर्सनली काओ फैमिली को जड़ से उखाड़ डालूंगा। यंग मास्टर काओ को दिखाया जाता है पर एक बॉडीगार्ड भागता भागता आकर कहता है कि यंग मास्टर, एक बुरी खबर है। यंग मास्टर मेडिटेशन करते हुआ कहता है कि क्या है वो। तो तभी वो बॉडीगार्ड कहते हैं कि यंग मास्टर, डार्क लिस्ट में बहुत बड़ा कांड हो गया है, बाईक्यूआई लीडर को किसी ने मार दिया है। तो तभी यंग मास्टर कहते हैं कि क्या चल रहा है ये सब, जो गुफा कहाँ है, इतना बड़ा कांड हो गया लेकिन वो फिर भी मेरे पास क्यों नहीं आया रिपोर्ट करने के लिए। तो तभी वो बॉडीगार्ड कहते हैं कि जुओफुआ भी मारा गया है और उन लोगों के साथ साथ भाई लीडर चाय भी मारा गया है। तो ये सुनते ही यंग मास्टर बहुत ज्यादा गुस्सा होकर उस बॉडीगार्ड को पीछे धकेल देता है और फिर यंग मास्टर गुस्सा होकर सोचने लगता है कि मैं हुआफा को प्रमोट करने के लिए और लिफ्ट गार्डियन को यहाँ पर लाने के लिए बहुत मेहनत की है। मैंने सोचा था कि 2 साल के अंदर मैं डार्क लिस्ट पर अपना कायम बना लूंगा, लेकिन अचानक से इतना बड़ा चेंज हो गया। और उस बॉडीगार्ड को कहता है कि ये सब क्या हो रहा है। वो बॉडीगार्ड मुंह पूछता हुआ कहता है कि हमारे पास सिर्फ एक्सटर्नल मेंबर्स ही बचे हैं, लेकिन हम लोगों को सिर्फ यही पता चला कि लीडर, वाइस लीडर, लिफ्ट गार्डियन एंड नियरली 200 भी लोग मारा गया है एक दिन के अंदर, हमें सिर्फ इतना ही पता चला है। तभी यंग मास्टर शॉक होकर कहते हैं कि एक दिन में अभी लीडर कौन है, क्या वो धर्मा गार्डियन अभिनेता है। तो तभी वो गार्ड कहते हैं कि नहीं, अभी एक फीमेल एशिशियन, उसका नाम है सुलूजिया। तो ये सुनते यंग मास्टर कहता है कि एक लड़की इतने सारे लोगों को एक दिन के अंदर ऐसे कैसे मार सकता है, लगता है उसका बड़ा बैकिंग है। तभी वो बॉडीगार्ड कहते हैं कि हाँ, इन्फॉर्मेशन में ये मेंशन था कि उसने उसके साथ 2 पावरफुल लोगों को लाया था। तो ये सुनते ही यंग मास्टर सोचने लगता है कि बाईक्यूआई ने कुछ साल पहले उनके लिए जो भी खतरा था वो उन सभी को गार्डियन में बदल दिया था। लगता है ये दोनों पावरफुल लोग सिंपल नहीं है। तो तभी यंग मास्टर उस आदमी से पूछता है कि वो दोनों हेल्पर्स के नाम क्या है। तभी वो बंदा याद करने लगता है और कहते हैं कि उन लोगों का नाम था जियो ईयरलैंग और होंगुओ। तभी ये सुनकर यंग मास्टर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, अभी के अभी डार्क लिस्ट पर जाओ और पता करो क्या हुआ, और साथ ही साथ सुलूजिया को भी बता दो कि हमारा काओ फैमिली उसके साथ काम करना चाहती है, हम लोग इस तरीके से डार्क लिस्ट पर अपना पकड़ ढीली नहीं कर सकते हैं। तो वो बॉडीगार्ड भी कहते हैं कि हाँ ठीक है। और उसके बाद यंग मास्टर सोचने लगता है कि डार्क लिस्ट के मदद के बिना मैं पेन लॉन्ग बैंकुई की बहुत सारा बर्गरिंग क्लिप्स को खो दूंगा। सुलूजिया, दुनिया में ऐसा कोई औरत नहीं है जिसको काओ लिंगटन जीत नहीं सकता है। उसके बाद एक हफ्ता बीत जाता है और एक हफ्ते के बाद का सीन दिखाया जाता है। मूनन को स्कूल के सामने खड़ा हुआ दिखाई जाती है। तो वो एक लड़की मूनन को कहती है कि वाओ बॉस, हम लोग इतनी दूर से लड़कियों की टांग को देखने के लिए आप आए हैं, आप सच में ठीक है। तो उसके बाद जुआनिन को दिखाई जाती है, जहाँ पर जुआनिन सोचने लगती है कि पिता के साथ भोज में शामिल होना इतना आसान नहीं है, और जब मैं अकेला हो गया तब मैं नहीं जा सकता क्योंकि मैं अच्छा फील नहीं कर रही हूँ। उसके साथ मेरा ये छोटा सा रिश्ता रिवील करने में बहुत ही मुश्किल था, लेकिन मैं इस बार भी ये मिस कर दी। और इधर कुछ लड़का जुआनिन को देख कर कहने लगता है कि गाइस देखो, हमारे स्कूल के सबसे सुंदर लड़की बाहर आ गए हैं, वो इन दिनों बहुत ही खूबसूरत हो रही है। तभी एक लड़का कहती है कि हे धीरे बोलो, क्या तुम मरना चाहते हो? अगर काओ फैमिली ये सुन लिया तो तुम्हारा टांग तोड़ देगा। कल जब सीनियर यर्निंग यूनिवर्सिटी में भाषण दे रही थी तब उसने मुंह जुआनिन को देखा और पहली नजर में उसका प्यार हो गया वहाँ पर, और उसने ये भी डिक्लेयर कर दिया कि भले काओ लिंगटन उसका मंगेतर हो फिर भी वो उसे चाहता है। सच में ये आदमी प्रॉब्लम ढूंढ रहा है। और इधर जुआनिन सोचने लगती है कि वो गोली लेने के बाद से मेरा बॉडी फुल एनर्जी से भरपूर हो गया है और मैंने उसे प्रॉपर्ली थैंक भी नहीं की। वो मेरे पास मिलने के लिए क्यों नहीं आई? जब से मुझे ये गिफ्ट दिया तब से मैं उसे नहीं देखी। क्या मैं उसे एक मैसेज सेंड करूं? सुलूजिया मैसेज टाइप करती है कि आज का सनसेट बहुत ही खूबसूरत है, क्या तुम भी वैसे ही सुंदर हो? उसके बाद सोचने लगती है कि पता नहीं वो बिजी है या नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो उसे ऐसे डिस्टर्ब करना चाहिए। रीडर मूनन जुआनिन को देखकर सोचने लगता है कि काओ फैमिली यहाँ पर बहुत ही पावरफुल है, अगर मैं उसके साथ वहाँ पर मिलने के लिए जाता हूँ तो ये जुआनिन के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। जुआनिन, मैं जब अगली बार तुमसे मिलूंगा
तो मैं काओ फैमिली को जड़ से उखाड़ डालूंगा। और तभी मूनन उसके असिस्टेंट को कहता है कि जाओ और जाके उसे ये गिफ्ट दे दो। तो तभी वो लड़की कहती है कि यस लीडर, और ये लड़की है डार्क लिस्ट के यंजिन ब्रांच प्रेसिडेंट बी अनुहुआ। तो तभी ब्रांच प्रेसिडेंट स्वानिन को देखकर सोचने लगती है कि ऐसी सुंदरता किसी भी लड़के को बेहोश करने के लिए काफी है। और तभी स्वानिन को कहती है कि हेलो मिस, मैं आपको ये देने के लिए आई हूँ। तभी स्वानिन कहती है कि ये क्या है। तो तभी ब्रांच प्रेसिडेंट कहती है कि जब आप इसे ओपन करोगे तब आपको पता चलेगी। मुझे भी पता नहीं कि अंदर क्या है, मुझे जो ऑर्डर मिली है मैं उसे फॉलो कर रही हूँ। तो उसके बाद स्वानिन उसे लेती है और कहती है कि वेल थैंक यू। तो तभी ब्रांच प्रेसिडेंट कहती है कि मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ही पोलाइट पर्सन है, अभी मेरी जाने के समय हो गई है। और उसने लॉन्ग फी भी कहा था। तो स्वानिन सोचने लगती है कि लॉन्ग फी, ये तो मेरा नाम नहीं है। और तभी स्वानिन उस बॉक्स को देखकर सोचने लगती है क्या इस बॉक्स को उसी ने भेजा है। तो बॉक्स को खोलते ही गोलियों को बोतल को देखती है और कहती है कि हाँ वो वही है, और इधर उधर उसे ढूंढने लगती है। और तभी मोबाइल पर कुछ मैसेज देखती है और जोर जोर से चिल्लाकर कहने लगती है कि तुमने मुझे जरूर देखी है, तुम क्यों नहीं मेरे सामने आती हो और मेरे साथ मुलाकात करती हो, प्लीज बाहर आ जाओ, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। और फिर इधर मूनन सोचने लगते है कि स्वानिन और गर्भा के लिए मुझे जल्दी से जल्दी काओ फैमिली को जड़ से उखाड़ना पड़ेगा। उसके बाद मूनन कार पर बैठता है और कार से ही स्वानिन को देखकर कहने लगता है कि गुड बाय स्वानिन, और ड्राइवर को कहता है कि लेट्स गो। सीन चेंज होता है और लाओजू कहता है कि बॉस हम लोग शांगबाओ में पहुंच गए हैं। तो तभी मूनन कहते हैं कि देखो हम सभी लोग वहाँ पर अकेले जाएंगे, तुम अपना अपना काम कर सकते हो। तो तभी वो लोग कहते हैं कि ठीक है बॉस, अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो हमें कॉल करना। तो उसके बाद सांगबाओ ग्रुप की बिल्डिंग को दिखाया जाता है। तो उस बिल्डिंग के नीचे मूनन खड़ा होकर सोचने लगता है कि मुझे आश्चर्य है कि 5 बिलियन लेने के बाद ताओ यन का परफॉर्मेंस कैसा है। मूनन अंदर जाते एक स्टाफ कहती है कि हेलो सर, मैं आपकी कैसी सहायता कर सकती हूँ। तो मूनन कहते हैं कि मैं यहाँ पर प्रेसिडेंट ताओ यन ताओ से मिलने के लिए आया हूँ। तो वो स्टाफ कहती है कि सर क्या आपके पास कोई अपॉइंटमेंट है। मूनन कहता है कि नहीं, लेकिन मैं उसे फोन किया था, मैंने यकीन है कि वो जल्दी यहाँ पर आ जाएंगे। तो तभी वो लेडी स्टाफ कहती है कि आई एम वेरी सॉरी सर, लेकिन आपको उसके साथ मिलने के लिए अपॉइंटमेंट की जरूरत है। अगर आपका कोई अर्जेंट मैटर है तो आप मुझे लिख कर दे सकते हैं, और मैं जब ताऊ से मिलूंगी तो तब मैं उसे दे दूंगी। लेडी का बात सुनकर मूनन सोचने लगता है कि ये लेडी बहुत ही अच्छे हैं। तो उसके बाद मूनन कहते हैं कि इसका कोई जरूरत नहीं है, मैं उसके लिए यहाँ पर लॉबी पर वेट करता हूँ। तो उसके बाद मूनन उस लॉबी पर वेट करने लगता है। तो फिर से और एक लेडी आकर कहती है कि तो आप यहाँ पर जॉब की अप्लाई के लिए आए हैं, है ना। तो मूनन कहते हैं कि सो यहाँ पर बहुत सारे पीपल जॉब के अप्लाई के लिए आए हैं और तुम लोगों को बहुत ही अच्छे से ट्रीट कर रहे हो। वहाँ पर एक आदमी आकर चिल्ला कर कहने लगता है कि ग्रुप पे कोई भी ज्वाइन नहीं हो सकता, ये बहुत मेरा है। मूनन कहते हैं कि तुमने अभी तक इंटरव्यू भी नहीं दिया है तो तुम्हारा ये कैसे हो गया, क्या तुम्हारा उन लोगों के साथ कोई डील है। और फिर वो आदमी उस लेडी से कहती है कि और तुम लोग रिसेप्शन पर नहीं बताया कि कौन लूजर है कौन और लाइट। मानो या ना मानो, जब मुझे ये नौकरी मिलेगा तो सबसे पहले मैं तुम्हें निकालूंगी। तभी वो लेडी मूनन की कान में कहती है कि आपको उनके साथ बहस करके कोई फायदा नहीं है, उसकी गर्लफ्रेंड हमारे डिपार्टमेंट की असिस्टेंट मैनेजर है। और वो लेडी उस आदमी के सामने जाकर माफी मांगने लगती है। तभी वहाँ पर और एक लड़की आ जाती है और तभी वो लेडी आकर कहती है कि तुम यहाँ पर रुको, और बाकी सारे हमारे कंपनी के लिए क्वालिफाइड नहीं है तो आप लोग जा सकते हैं। बात सुनकर बहुत सारे लोग गुस्सा भी हो जाता है और शौक भी हो जाता है। तो वो सभी लोग भड़क जाता है और कहने लगते हैं कि हमारी इंटरव्यू नहीं लिया तो आप कैसे कह सकते हैं कि हम लोग क्वालिफाइड नहीं है। ये खुद के लाभ के लिए अपने पावर को खुल्लम खुल्ला इस्तेमाल करना। तो वो ब्रांच प्रेसिडेंट कहती है कि अगर मैं अपनी गेन के लिए अपनी पावर को इस्तेमाल करती हूँ तो क्या हुआ, तुम लोग अभी यहाँ से नहीं चाहे तो मैं सिक्योरिटी को बुला लूंगी। फिर उसका बॉयफ्रेंड उसे पकड़ कर कहता है कि तुम एक बहुत ही शक्ति लड़की हो, तो जाकर हम लोग कुछ अच्छा खाना खाते हैं। इधर मूनन सोचने लगता है कि मैं सोच भी नहीं सकता कि कंपनी में ऐसे भी लोग हैं, ताऊ यन अकेले इन लोगों को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। और वो आदमी मूनन की तरफ देखकर कहता है कि तुम इधर क्या देख रहे हो, हाँ तुम यहाँ से बाहर निकल जाओ। मूनन कहते हैं कि अगर मैं यहाँ से नहीं जाता तो तुम इसके लिए क्या कर लोगे। फिर उस कंपनी की एक लेडी आकर मूनन को कहती है कि बेहतर होगा कि तुम आज घर चले जाओ, तुम फिर से कल वापस आ जाना, शाम को मिस्टर टाओ पार्टी करने जाएगा, वो यहाँ आज नहीं आएंगे। तभी ये सुनते वो ब्रांच प्रेसिडेंट कहते हैं कि तुम्हारे जैसा एक गरीब स्टूडेंट मिस्टर टाओ से मिलना चाहते हैं, तुम यहाँ से जाओ नहीं तो हम लोग सिक्योरिटी गार्ड को बुलाएंगे। और तभी वहाँ पर अचानक से मिस्टर टाओ आ जाता है। तो तभी वो ब्रांच प्रेसिडेंट मिस्टर टाओ को कहती है कि ए मिस्टर टाओ आप यहाँ पर, क्या आप पार्टी पर नहीं गए। तो मिस्टर टाओ कर पूछता है कि मूनन कहाँ है। तो मिस्टर मू का नाम सुन के वो लेडी कहती है कि ये कौन है। और एक स्टाफ की लड़की कहती है कि मुझे नहीं लगती है कि यहाँ पर कोई ऐसे नाम के आए हैं सर, ये मूनन है कौन। तो मिस्टर टाओ कहते हैं कि आप पूछ रहे हैं कि मिस्टर मूनन है कौन। मिस्टर मूनन हमारी कंपनी के चेयरमैन है, अभी उनसे फोन पर बात की और उन्होंने कहा कि वो आ गए हैं। लोग कह रहे हो कि वो यहाँ पर नहीं है। ये सुनते ही वो सभी लोग शॉक हो जाती है और कहते हैं कि वहाँ चेयरमैन हमारे कंपनी पर आए हैं। तभी मिस्टर टाओ का नजर मूनन के ऊपर जाता है, अगर मूनन के पास जाता है, जाकर कहते हैं कि मिस्टर मूनन और मैं लेट हो गया। और ये देखकर सभी का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वहाँ के वो लेडी स्टाफ सोचने लगती है कि ओह माय गॉड, इतना यंग लड़का इस ग्रुप ऑफ कंपनी के चेयरमैन है। और ब्रांच प्रेसिडेंट सोचने लगती है कि तरीके हम लोगों का अभी काम खत्म। वो लड़का सोचने लगता है कि एक स्टूडेंट इस कंपनी का चेयरमैन कैसे हो सकता है। और इधर मिस्टर टाओ मूनन को कहता है कि मिस्टर मूनन ये सारी मेंबर आपको नहीं जानते हैं, तो क्यों ना हम लोग अंदर जाके बात करते हैं। मूनन भी कहता है कि ठीक है। पीछे घूमकर उस ब्रांच प्रेसिडेंट को कहता है कि तुम यहाँ से फायर हो चुके हो, तुमको इस कंपनी से बाहर निकल दिया गया है। तो ये सुनते वो ब्रांच प्रेसिडेंट रोने लगती है और कहती है
है कि इस कंपनी का सैलरी बहुत ही हाई है कंपेयर टू अदर्स कंपनी। मैं इस जॉब को लूज करना अफोर्ड नहीं कर पाऊंगी। चेयरमैन प्लीज मैं माफी मांगता हूँ, मुझे सेकंड चांस दीजिए एक बार प्लीज। तभी मूनन सिक्योरिटी गार्ड को कहते हैं कि सिक्योरिटी इन लोगों को बाहर फेंक दो। तो सिक्योरिटी गार्ड भी कहता है कि यस सर, और उसको खींचकर ले जाती है। तो वो चिल्लाती है कि चेयरमैन प्लीज गलती हो गई, प्लीज मुझे और एक मौका दीजिए। और वो सिक्योरिटी गार्ड कहने लगता है कि ए शट अप। उसके बाद मूनन को सभी लोग बधाई देने लगता है। तो मूनन कहता है कि हार्ड वर्किंग करते रहो यंग लेडी, तुम मेरी नजर में हो। तो ये सुनकर वो स्टाफ लेडी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है, कहने लगती है कि ओ माय गॉड चेयरमैन ने मेरी प्रशंसा की है। तो उसके बाद वो लोग मीटिंग हॉल पर जाता है और मिस्टर ताओ मिस्टर मूनन को कहने लगता है कि तक हमारे ऊपर आपकी फैमिली का सपोर्ट रहेगा तब तक हम लोग चाहे कुछ भी हो जाए सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन बाद में ये फैमिली ने कोई भी रिप्लाई नहीं किया है और उन लोगों का एक बैंक्यू भी है। तो मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं वहाँ पर जाकर बात करूँ उन लोगों से। तो तभी मूनन कहते हैं कि ये फैमिली मतलब ये लिवली। तभी मिस्टर ताओ कहता है कि हम लोग ये लिवली के अपॉइंटमेंट नहीं ले सकते हैं, तो इसीलिए हम लोगों को ये फैमिली के वाइस प्रेसिडेंट के साथ बात करना होगा। लेकिन मैंने सुना है कि वो आज रात इस पार्टी में शामिल हो सकती है, इसीलिए उसके साथ बात करने का मौका ढूंढना चाहता हूँ। सुनकर इधर मूनन सोचने लगता है कि अगर ये लिवली के बाद है तो मैं कुछ कर सकता हूँ, मुझे भी इस पार्टी में शामिल होना चाहिए। और उसके बाद सीन चेंज होता है और यहाँ पर जुआनिन और उसकी पापा को दिखाया जाता है और एक कैमरामैन जुआनिन को देखकर कहने लगता है कि ये फैमिली के पास इतना सुंदर एक ब्यूटीफुल लड़की है। कैमरामैन कहते हैं कि वाकई में वो किसी एक्ट्रेस से 10 गुना ज्यादा ब्यूटीफुल है। और इधर जुआनिन सोचने लगती है कि आखिरकार मैं इस पार्टी में आ ही गई, मैंने आते ही पापा को बहुत ही खुश लग रही है। उसके बाद जुआनिन और जुआनिन की पापा को दिखाया जाता है। तो तभी एक आदमी मिस्टर मू को कहता है कि लड़की बहुत ही खूबसूरत है। तो तभी मिस्टर मू भी कहता है कि अरे आप मुझे क्यों ये कह रहे हैं, आपका बेटा भी तो बहुत ही खूबसूरत और टैलेंटेड है। और इधर मूनन ताओयान को देखकर सोचने लगता है कि ये ताओयान सचमुच खुश है, ऐसे भी पर ये लिवली का आने का इंतजार कर रहा हूँ। और तभी मूनन को कुछ बेचैनी से फील हो रहा था और मूनन कभी कभी अपना शरीर के अंदर एक ड्रैगन ब्रून को महसूस करता है। तो मूनन सोचने लगता है कि स्वर्ग में इसका कोई अस्तित्व नहीं है, तो ये मेरे शरीर में कैसे हो सकता है। लगता है ये सब कुछ शमशेरा फ्रेगमेंट के लिए हो रहा है। तो तभी वहाँ पर अचानक से जुआनिन आ जाती है और आकर कहती है कि एक्सक्यूज मी प्लीज, यू डोंट माइंड अगर मैं यहाँ पर बैठूं। तो मूनन का आंखें बंद होता है। तो मूनन सोचता है कि कितना मीठी खुशबू है। और तभी मूनन जब जुआनिन की तरफ घूमता है तो जुआनिन उसे देखकर सोचने लगती है कि इस आदमी को जाना पहचाना सी लग रही है। मूनन उसे देखकर कहती है कि जुआनिन। तभी मूनन वहाँ से उठकर कहती है हाँ क्यों नहीं, बैठो प्लीज। तभी मूनन मनी मन सोचने लगता है कि क्या जुआनिन मेरे पास किसी पर्पस से आया है, उसे बताने के लिए यही परफेक्ट मौका है मेरे असली आइडेंटिटी के बारे में। और इधर जुआनिन को मूनन को उस लड़के की तरह लग रहा होता है। इधर मूनन सोचने लगता है कि जो आश्चर्य है कि जब जुआनिन इसे सीख लेगी तो वो क्या करेगी। तभी जुआनिन को याद आती है और सोचने लगती है कि अरे बाप रे, ये तो वही लड़का है, मुझे किस करने की कोशिश की थी। मैं अभी क्या करूं, मैं इडियट हूँ क्या, मैं विश्वास ही नहीं कर पा रही हूँ कि मैं इस आजकल को उसके साथ कंपेयर की। जुआनिन ये सब सोचकर ही पागल हो रही होती है। मैं अभी इस रियल पर्सन को एक मैसेज भेज देती हूँ और तभी मूनन के पास भी वो मैसेज चले आता है। तो मूनन उसे इग्नोर करता है और फिर मूनन ड्रिंक पीते पीते सोचने लगता है कि क्या जुआनिन ने मुझे पहले पहचान लिया, वो मुझे मेरे सामने ये कहने में कितना शर्मा रही है, वो कितना क्यूट है। मूनन को लग रहा था कि जुआनिन ने उसे पहचान लिया कि किसने उसे बचाया है, लेकिन मूनन को असली बात तो पता नहीं है। तो खैर आगे देखते हैं। फिर जुआनिन उस मैसेज पर लिखती है कि बाप रे, मेरे पास ही मेरे बगल में एक बहुत बेकार आदमी बैठी है, अभी मुझे क्या करना चाहिए। वो मैसेज सेंड कर देती है। तो ये मूनन देखते ही शॉक हो जाती है। मूनन सोचने लगती है बड़े बिगड़ने वाले आदमी मुझे समझ रहे हैं, सबसे मैं क्या सोच रहा हूँ। तभी मूनन जुआनिन को कहता है कि आई एम वेरी सॉरी, मेरा मेरा मतलब ये नहीं था। जुआनिन गुस्सा दिखाती हुई कहती है कि देखो मैं तुम्हें एक बात क्लियर कर देती हूँ, तुम्हारा ये चेहरा मुझे दोबारा मत दिखाना। और ये कहकर वहाँ से जुआनिन चले जाने लगती है। तो मूनन पीछे कहता है कि हे जुआनिन रुको। जुआनिन मूनन का बात नहीं सुनता और वहाँ से चले जाती है। और तभी सोचने लगता है कि मैं जब भी जुआनिन से मिलता हूँ तो मैं कहाँ खो जाता हूँ, मुझे पता नहीं, मैं इस गलतफहमी को कब दूर कर पाऊंगा। जुआनिन मूनन को मैसेज करता है कि मैंने किताबों में पढ़ा है कि शिकारी बहुत ही डरावना होता है, अगर वो दोबारा मेरे पास आई तो तुम मुझे मदद करना उसको सबक सिखाने के लिए। मूनन भी मैसेज करते कि डोंट वरी, मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। और तभी मिस्टर टाओ मिस्टर मूनन को पुकारता है, कहता है कि ये लूसिया आ गई है, लेकिन उसको बहुत सारे बॉसेस लोग घेर लिया है, अपने साथ काम करने के लिए हम लोग कैसे उसके साथ बात करने जा सकते हैं। तो तभी मूनन कहते हैं कि मैं इसे देखता हूँ। मूनन ये लूसी की तरफ देखता है, ये लिवली भी मूनन की तरफ देखती है। ये लिवली उन लोगों को कहती है कि एक्सक्यूज मी, मैं थोड़ा सा आती हूँ। यहाँ कर मूनन को कहते हैं कि मिस्टर मू, बहुत ही लॉन्ग टाइम के बाद मैं बहुत समय से चाह रही थी तुमसे मिलने के लिए। मूनन कहते हैं कि मैं यहाँ पर आया हूँ इसलिए कि मुझे बिजनेस की थोड़ा डिस्कस करना है मिसिए के साथ, और ये है ताओयान, ये है शैंगबाओ ग्रुप की सीईओ। तभी मिस्टर ताओ कहता है कि मैं खुद को बहुत ही गर्व महसूस कर रहा हूँ कि मैं फेमस बिजनेस टाइगुर मिस ये से मिल रहा हूँ, आप बहुत ही खूबसूरत है टीवी से रियल लाइफ में। तो तभी ये लिवली कहती है कि ये अमृत मूनन ने मुझे दिया था, उसी की वजह से ये है। सो मिस्टर ताओ क्या अब मिस्टर मू के दोस्त हैं? तभी मिस्टर ताओ कहता है कि वो अभी भी मेरे बॉस ही है, अगले मंथ मुझे सैलरी मिलेगा ये नहीं, इसके ऊपर है। तभी ये सुनकर ये लिवली कहती है कि क्योंकि ये मिस्टर मूनन की कंपनी है तो आप लोगों के साथ काम करने का हमें बहुत ही खुशी होगी। तभी मिस्टर ताओ और ये लिवली अपना बेयर को चीयर्स करता है और कहता है कि थैंक यू। और इधर मूनन मन ही मन सोचने लगता है कि ये लिवली हमारे साथ काम करते हैं तो रिजल्ट मिलने
बोलने में ज्यादा देरी नहीं होगी। और तभी ये लिवली मिस्टर टाओ को कहते हैं कि मिस्टर टाओ आई एम सॉरी, मेरी कुछ पर्सनल मैटर है जो मैं मुनन के साथ डिस्कस करने चाहती हूँ अकेले में, तो क्या आप हमें थोड़ा अकेला छोड़ सकते हैं। और तभी ये सुन के मिस्टर टाओ के मन में थोड़ा बुरा ख्याल आने लगता है, तो वो सोचने लगती है कि एक लड़का और एक लड़की पर्सनल में डिस्कस करना चाहते हैं कुछ। फिर मिस्टर टाओ कहते हैं हाँ जरूर क्यों नहीं। तभी मुनन को कुछ बुरा फीलिंग आने लगता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और उन दोनों को एक रूम के अंदर जाता हुआ दिखाया जाता है, जहाँ पर ये लिवली कहती है कि कम ऑन अंदर आ जाओ, मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगी। तो मुनन अंदर आते ये लिवली दरवाजा बंद कर देती है। इधर मुनन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी ये लिवली कहती है कि मैं गोलियों का ओवरडोज ले ली है। तभी मुनन कहते हैं कि मैं बता सकता हूँ। ये लिवली कहती है कि पिछली बार तुमने कहा था कि ये गोली तुमने बनाया है, तो तुम्हें जरूर पता हो कि ज्यादा खाने से क्या होता है। तुम तो सेलर हो, तो तुम साइड इफेक्ट क्योर कर सकते हो, है ना। तभी मुनन कहते हैं कि मुझे ये समझने के लिए देखना पड़ेगा, ये तुम्हारा पीठ पर है ना, तो जाओ और एक पिक्चर लेके और मुझे दिखाओ। तो तभी ये लिवली कहती है कि ऐसा परेशानी में जाने की कोई जरूरत नहीं है। ये लिवली अपने ड्रेस वहीं पर खुलने लगती है, मैं अभी इसे उतार कर तुम्हें दिखाती हूँ। तो फिर ये लिवली उसके प्रॉब्लम के बारे में बताती है, लेकिन मुनन कुछ भी नहीं कहता है। तो मुनन को वो कहती है कि तुम सिर्फ नीचे दबा रहे हो क्यों, कुछ तो बोलो। तभी मुनन कहते हैं कि ये सिर्फ इसी प्लस नहीं है, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है। तो तभी ये लिवली कहती है कि अगर ये सिर्फ दर्द की मामला होती तो मैं कोई भी डॉक्टर के पास जाती। मेन प्रॉब्लम यही है कि मुझे ये गोली लेने के बाद रात में सपने आते हैं। फिर भी मुनन चुप रहता है। तो ये लिवली बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, कहते हैं कि क्या तुम स्टूपिड हो, ये सब ड्रामा करना बंद करो, क्या तुम्हें कुछ भी समझ में आ रही है। जब मैं हर सुबह उठती हूँ तो मेरी पूरी एनर्जी को लूज कर देती हूँ। इधर मुनन मन ही मन सोचने लगती है कि मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ये लिवली 30 साल की हो गई है, अभी भी छोटी बच्ची की तरह शर्माती है। मुनन कहते हैं कि समय समय पर सपने आना ये आम बात है, इसके अलावा और कोई अनकंफर्टेबल चीज होता है क्या। तभी ये लिवली कहती है कि ये नॉर्मल नहीं है, जब भी ये गोली लेती हूँ तभी ये सपने आती है, लेकिन ये बहुत समय तक भी चलती है। मुनन कहती है कि एक्चुअली में तुम कितने सारे गोली लेते हो। तभी मुनन मन ही मन सोचने लगता है कि उसको 20 गोलियां दी, जो उसको वर्ष तक जिंदा रहने के लिए काफी है। तभी ये लिवली कहती है कि मैं एक रात में एक गोली लेती हूँ, मैं पहले ही सब कुछ खत्म कर दी हूँ। तो ये लिवली की बात सुनते मुनन सोचने लगता है कि वो जानती थी कि वो हर रोज एक गोली लेने से उसको ऐसा सपना आती रहेगी, लेकिन फिर भी उसने ये ले ली। तभी मुनन कहते हैं कि आप जानते थे कि आपको ये गोली हर रोज लेने से आपको ऐसा प्रॉब्लम होता रहेगा, लेकिन फिर भी आपने इसे लेती रही, क्या आपको संतुष्ट करने के लिए आपको जीवन साथी नहीं मिला। तो ये सुनते ही ये लिवली गुस्सा हो जाती है और कहती है कि क्या तुम मरना चाहते हो, मेरी अभी तक शादी भी नहीं हुई है, तो मेरे जीवन साथी कहाँ से होगे मूर्ख। इनफैक्ट मैं अभी तक भी कहना चाहती थी, लेकिन फिर भी रुक गई। तभी मुनन कहते हैं कि क्या तुम्हारा कभी भी एक बॉयफ्रेंड नहीं था। लिवली कहती है कि नहीं। ये लिवली कहती है कि मेरी बचपन से लड़के के ऊपर कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, इतने सालों में अगर कोई भी लड़के के साथ मैं सबसे ज्यादा कुछ किया हूँ तो वो है हैंडशेक, लेकिन मैं हर रात गोली लेती हूँ और सपने देखती हूँ। और तभी ये लिवली कहती है कि तुम्हारा स्मेल, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या हो रही है। तभी मुनन कहते हैं कि ये स्मेल वो गोली का है, मेरा नहीं। तो तभी ये लिवली कहती है कि जो भी हो, मैं तुम्हारे स्पर्श को विरोध नहीं करती हूँ, लेकिन दूसरे लोग मुझे पागल कर देती है। तभी मुनन कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हारा एक ही काम कर सकता हूँ, वो है तुम्हारे दर्द को मैं भगा सकता हूँ। और फिर से ये लिवली कहती है कि जल्दी करो और मेरी इलाज करो, लेकिन ध्यान से, मैं दर्द से बहुत ही डरती हूँ। फिर मुनन उसकी पीठ पर अपना हाथ रख के उसको मसाज करने लगता है। ये लिवली कहती है कि थैंक यू, मैं तुम्हें वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारी कंपनी के साथ कोऑपरेट करूंगी, लेकिन तुम बदले में मुझे कितना गोली दोगी। तभी मुनन कहती है कि मैं तुम्हें 3 दे सकता हूँ। तभी ये लिवली कहती है कि तुम कितना कंजूस हो, सिर्फ 3 नहीं, मुझे 365 चाहिए। तभी ये लिवली को बहुत ही नींद आने लगती है, तो वो सो भी जाती है। और मुनन सोचने लगता है कि मैं एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि यंजिन की जाने माने बिजनेस क्वीन का ऐसा भी अननोन साइड होगा। मुनन के हाथ में जो ब्रेसलेट होता है तो वो प्राइवेट करने लगता है। तो मुनन मन मन सोचने लगता है कि जुआनिन के साथ कुछ हो रही है। उसके बाद मुनन जुआनिन के पास भाग कर जाने लगता है। इधर जुआनिन को कुछ बॉडीगार्ड पकड़ कर रखा होता है। तो तभी एल्डर देखकर मुनन को कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। मुनन कहते हैं कि क्या उसका पूरा बॉडी जाग रहा था, यानी कि कांप रहा था। वो एल्डर कहते हैं कि लगता है तुम्हें बहुत कुछ मालूम है। मुनन सोचने लगती है कि उसकी पिछली जीवन में जुआनिन जब 18 साल की हो गई थी तब उसका पूरा बॉडी एम्ब्रेस हुई थी, लेकिन वो अभी तक 17 साल की नहीं हुई, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो तभी मुनन कहते हैं कि मैं उसे देखना चाहता हूँ। तो वो एल्डर कहते हैं ठीक है, तुम्हारे पास सिर्फ 2 मिनट है। मुनन जुआनिन के पास जाता है और जाकर उसका हाथ पकड़ दिया। पकड़ कर सोचने लगती है कि ऐसा लगता है कि वो ब्रेसलेट काम कर रहा है, क्योंकि उसके शरीर से यंग बॉडी बाहर आ चुका है। हालांकि ये बहुत ही अच्छा हुआ कि मैंने जो उसकी गोली दी है ये उसकी बहुत ही काम होगी, क्योंकि उसकी बॉडी से जो यंग बाहर आती है उसको भरपाई करने के ये गोली बहुत ही मदद करेगी। तभी मुनन कहते हैं कि वो कुछ ही समय बाद जाग जाएगा और उसको अभी से हर महीने एक एपिसोड भुगतनी पड़ेगी। गाइस आप लोग समझ रहे हो ना यहाँ पर किस चीज की बात हो रही है। तो समझ गया वो भी कमेंट करके, जो नहीं समझा वो भी कमेंट करके बताना मुझे। वो गार्ड करेगी तो फिर हम लोग क्या करें। अभी मुनन नोटिस करते है कि कोई यहाँ पर आ रहा है। मुनन उस बॉडीगार्ड से कहता है कि किसी भी कीमत पर काओ फैमिली को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए, याद रखना, और इसे भी मत बताना कि मैं यहाँ पर आया था। उसके बाद मुनन वहां से जाने लगता है और सोचने लगता है कि जल्दी से जल्दी अपना स्टैंड को बनाना होगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, मुनन अपने घर वापस चले आता है। माँ मुनन को पूछती है कि बेटा क्या तुम एंट्रेंस एग्जाम देने की प्लानिंग नहीं कर रहे हो। तभी मुनन कहते हैं कि क्यों, क्या मैं आपको पहले बता नहीं था कि मैं यंजिंग यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। मुनन का माँ कहती है कि तुम पूरे दिन स्कूल नहीं जाते हो और तुम यंजिंग
यानजिंग यूनिवर्सिटी जाना चाहते हो? तो तभी मुनन कहती है कि ओके ओके ठीक है, मैं कल स्कूल वापस जाऊंगा, मैं अभी शावर लेने जा रहा हूँ। तो तभी मुनन के माँ सोचने लगते है कि ये बहुत ही पागल है। उसके बाद मुनन बाथरूम पर जाकर शावर लेता है, सोचने लगता है कि जुआन इनकी स्पेशल बॉडी के बारे में काओ फैमिली को पता चलना नहीं देना चाहिए। तभी वहाँ पर जिकुया कर कहती है कि मेरे लिए इंतजार ही नहीं करी घर आने के लिए, तुम यहाँ पर आके अकेले नहा रहे हो। तभी वो अंदर रहती मुनन को देखता है और मुनन भी उसे देखकर शॉक हो जाता है। मुनन को नंगा देखकर वो जोर से चिल्लाने लगती है। तो उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, मुनन को स्कूल रूम में दिखाया जाता है, जहाँ पर एक दोस्त मुनन को कहता है कि ब्रो मेरे पास एक दोस्त है, इसके पास कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम की क्वेश्चन पेपर की कॉपी है, क्या तुम इसे लेना चाहते हो? मुनन कहते हैं कि क्या तुम्हारे पास ऐसा भी दोस्त है? वो लड़का कहते हैं कि मैं एक्चुअली मैं इसे खरीदने के लिए अपने पापा से 10,000 यून चुरा लिए हैं, ये सेम एग्जाम पेपर की है, मैं तुम्हें एक कॉपी देना चाहता हूँ कि ताकि हम दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में जा सके। मुनन इसके बाद सुनकर सोचने लगता है कि कुछ लोगों में से ये भी एक है जो मुझे अपने दिल से प्यार करता है। मुनन भी कहती है कि हे फैटी, मेरे पास एक टेस्ट पेपर भी सेट है, मैं दोपहर को वापस जाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए लेकर आऊंगा। ये सुनते वो शॉक हो जाता है और कहती है कि क्या तुम्हारे पास भी एक है? फिर मुनन सोचने लगता है कि हालांकि एग्जाम पेपर के कोई भी क्वेश्चन मुझे पूरी तरह से भी याद नहीं है, लेकिन 80% मार्क्स फैटी के लिए एंट्रेंस एग्जाम में पास करने के लिए काफी है। देखो कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम बहुत ही पास आ गए हैं, जून के 7 तारीख कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है। वहाँ पर यान कुंची आ जाती है, सभी लोग देखकर कहने लगता है कि यान कुंची यहाँ पर आ गया है। तो वहाँ पर कुछ रिपोर्टर आके यान कुंची के मुंह पे अंदर माइक घुसर कर कहने लगता है कि यान कुंची, हम लोगों ने सुना है कि आप यानजिन यूनिवर्सिटी में दाखिल हो रहे हैं, आप क्यों यानजिन में आर्ट्स और म्यूजिक पर दाखिल नहीं हुए? बहुत सारे अच्छे सिंगर उनके साथ आपको गाना लिखने के लिए इनवाइट कर रहे हैं, लेकिन आप नहीं जा रहे, क्या आप किसी दबाव में हैं? आप और क्वीन हैन बहुत ही क्लोज सिस्टर है, क्या आप हम लोगों के साथ कुछ इस मिस्टीरियस कॉम्पोजिशन के बारे में डिटेल्स शेयर कर सकते हैं? और तभी वहाँ पर क्वीन जी मुनन को देखती है। तो तभी क्वीन जी कहती है कि मैं यानजिन यूनिवर्सिटी क्यों जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ही ठंडी है, और प्लीज एक्सक्यूज मी, यहाँ पर एग्जामिनर बहुत ही डिस्टर्ब हो रहा है, थैंक यू। तभी सीन चेंज होता है, मुनन को अपने कमरे पर दिखाया जाता है, जहाँ पर उसकी माँ मुनन को कहती है कि ए बेटा, तुम्हें यहाँ पर क्वीन जी ढूंढने के लिए आई है। तो मुनन बाहर आता है, तो मुनन की माँ कहती है कि देखो धीरे से उसके साथ बात करना, ओके, और उसका ध्यान रखना। और इधर मुनन सोचने लगती है कि क्या उसने नहीं कहा कि उस पार्टी में गई है, उसको नशे में लग रही है। मुनन यान क्वीन को एक कमरे पर लाकर कहता है कि हे क्या तुमने ड्रंक किया है? तभी क्वीन हंसने लगती है और कहती है मैं थोड़ा सा पिया है, लेकिन उसका टेस्ट तुम्हारे स्पिरिचुअल वाइन से बहुत ही दूर है। तभी क्वीन मुनन की तरफ देखकर कहती है कि ब्रदर मोनन। इधर मोनन सोचने लगती है कि मुझे अचानक ऐसे क्यों बुला रहे हैं, मुझे इसके बारे में बैड फीलिंग आ रहा है। फिर क्वीन कहती है कि मेरे पापा ने कहा कि मैं जब कॉलेज जाऊंगी तो मेरा एक बॉयफ्रेंड हो सकती है। तो फिर मोनन कहती है कि ओके। और फिर यान क्वीन कहती है कि क्या तुम इसके बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहती हो? तो मोनन कहती है कि मैं क्या बोलूं। और क्वीन कहती है कि मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूँ। फिर क्वीन वहां से गुस्सा होकर चले जाने लगती है और सोचने लगती है कि ऑलरेडी बहुत ही क्लियर करके बताने की कोशिश की, लेकिन वो फिर भी समझता ही नहीं। उसके बाद सीन चेंज होता है और मोनन के मोबाइल पे एक मैसेज आता है, जहाँ पर लिखा होता है कि यानजिन यूनिवर्सिटी जाने में अभी भी 2 मंथ 14 दिन बाकी है। मोनन लिखता है कि तुम्हारे लिए एक स्पेशल नंबर वेट कर रहा है। तभी मोनन को उसकी पेंटिंग का याद आता है और उस पेंटिंग के पास अगर कहते हैं कि 13 कोई फिश अभी भी अलाइव है, और उस पेंटिंग की तरफ देखकर कहता है कि ये है रेक की भूमि। सीन चेंज होता है और एक दूसरी जगह को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लड़की कह रही होती है कि ओरिजिनली यहाँ पर लोहे के 8 बुल्स थे, लेकिन उनमें से 2 बाढ़ में डूब गए और अभी यहाँ पर मछली होकर जमा पड़ा है। तभी मेरे पिता यहाँ पर अपने लोगों के साथ है। और तभी उसकी पापा को कहते हैं कि पापा मैं जियांगन से फेमस डाउ मास्टर को यहाँ पर लाया हूँ। उसका पापा कहते हैं कि देखो यहाँ पर और परेशानी खराब मत करो, तुम यहाँ से जा सकते हो तुम्हारे लोगों को लेकर। तो तभी वो लड़की कहती है कि डैड इस बार कुछ अलग है, आईवी ने इस बार सचमुच रियल डाउ मास्टर को यहाँ पर इन्वाइट किया है, आपने भी तो यहाँ पर जियो मिंग मॉन्ग को इन्वाइट किया था। तभी उसका पापा कहते हैं कि टीएसके इतने सीरियस मैटर में तुम ऐसे ढोंगे आदमी को बुलाने की हिम्मत कैसे की? और इधर मुनन 13 बारकोड को बाहर निकल कर सोचने लगता है क्या इस बारकोड इतना पावरफुल है कि हजारों मीलों दूर से या कई मछलियों को कंट्रोल कर सकता है? वो लड़की कहती है कि अगर मास्टर मुंह अपनी असली ताकत को दिखाती ना तो आपको यहाँ से डरा कर भगा देती। तो तभी उसका पापा कहते हैं कि बेटा मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम ऐसे परेशान करने वाले लोगों को यहाँ पर बुलाओगे। और फिर कहते हैं कि डाउ मास्टर आपकी यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है, प्लीज यहाँ से जाइए और हमारी मैटर पर इंटरफेयर मत कीजिए। तो तभी और एक आदमी कहते हैं कि हे डाउ मास्टर तुम मुझे नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हो, तो फिर मैं तुम्हें अपना असली पावर दिखाता हूँ। मेरे कहने पर स्वर्ग के मास्टर मुझे अपना पावर उधार दी और फिर अपनी पावर को इस्तेमाल करता है, और इस पावर की वजह से सभी लोगों का बल जलने लगता है। वो डाउ मास्टर कहता है कि हिम्मत कैसे हुआ डाउ मास्टर को अपमान करने की, क्या तुम जीना नहीं चाहते हो? वो लड़की कहती है कि डाउ मास्टर प्लीज शांत हो जाइए, आग बुझाइए, हम लोग जान चुके हैं आपकी पावर को। वहाँ पर एक मॉन्ग आ जाता है, वो मॉन्ग सभी का आग बुझा देता है पानी की मदद से। तभी वो दोनों आदमी कहता है कि थैंक यू मॉन्ग मिंग, हम लोगों को बचाने के लिए आपका बहुत ही शुक्रिया। तभी वो बुरा आदमी जो खुद को डाउ मास्टर कह रहा होता है, तो वो उस मॉन्ग को कहता है कि तुम्हारा हिम्मत कैसे हुई मेरे जादू को नष्ट करने की, क्या तुम जानते हो कि इसका परिणाम क्या हो सकता है? वो मॉन्ग कहता है कि मैं एक मॉन्ग हूँ, मैं अन्याय देखकर हेल्प ना करूँ तो मैं मेरे जीवन में जो ट्रेनिंग है उसका क्या इस्तेमाल है? तो वो बुरा आदमी गुस्सा हो जाता है, कहता है कि तुम बाहर में जाओ, और उसको मारने के लिए चाहता है उस मॉन्ग को। और तभी सभी लोग ये देखकर शॉक हो जाता है और एक व्यक्ति कहता है कि सभी लोग जल्दी से साइड हो जाओ, मॉन्ग
मोंग मिंग इसे संभाल लेगा। और वो बूढ़ा आदमी जब मोंग को मारने जाता है तो मोंग आसानी से उसे डॉज कर लेता है। गार्ड मोनन को कहते हैं कि क्या बॉस हम लोग भी जाएं? मोनन कहते हैं कि इन लोगों को कुछ देर खेलने देते हैं, ये जल्दी खत्म हो जाएगा। तभी वो मोंग बिना छुए उस बूढ़ा आदमी का हाथ को काट देता है। बूढ़ा आदमी कहता है कि मैं बिलीव की नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं जियांगन प्रोविंस में सबसे फेमस डाउ मास्टर हूँ, लेकिन इतनी छोटी सी जगह पर मैं आपसे हार गया। आप चाहे तो मुझे मार सकते हैं, लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपका आइडेंटिटी क्या है? तो उस बूढ़े आदमी को कहता है कि ये मोंग का नाम है जियो मिंग। अगर तुम प्रॉमिस करते हो कि तुम और नहीं करोगे तो वो तुम्हें जाने देगा। तो तभी और एक आदमी कहते हैं कि सीनियर मोंग इस आदमी को सजा देना चाहिए। अगर ये आदमी हमारे ऊपर हमला करने की हिम्मत करते हैं तो ये दोबारा भी कर सकते हैं। तो तभी वो मोंग कहता है कि जेंटलमैन शांत हो जाइए, मैं ऐसा एक दवाई बना सकता हूँ कि जिसकी मदद से आप सभी लोगों का बाल वापस आ जाएगा और आप लोग 30 साल पहले जैसा था वैसे ही हो जाएंगे। हालांकि इस गोली को बनाने के लिए उसके मटेरियल बहुत ही एक्सपेंसिव है। हालांकि तुम डाउ मास्टर इन सभी को आज चोट पहुंचाया है, तो इसलिए तुमको इसका पे करना पड़ेगा। तभी वो बूढ़ा आदमी कहता है कि सीनियर मोंग कसम खाता हूँ कि मेरे पास एक भी पैसा नहीं है, कॉम्पोजिशन के दौर में आप मेरे जीवन को ले लीजिए। तो तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और आदमी आकर कहता है कि क्या मैं सच में 30 साल में वापस आ सकता हूँ? तो फिर वो मोंग कहता है कि अगर तुम्हें सच में ये चाहिए तो तुम मेरे साथ प्राइवेट में बात कर सकते हो, पहले मुझे ये एविल थिंग से निपटने दो और उसके बाद हम लोग इस फीस की प्रॉब्लम को डील करेंगे। फिर वो बूढ़ा आदमी मोंग के सामने हाथ जोड़ करता है और घुटने के बल बैठ कर कहता है कि प्लीज मोंग मुझे माफ कर दीजिए, आई एम सो सॉरी। तो फिर मोंग कहते हैं कि ठीक है, इस बार मैं तुम्हें जाने देता हूँ, लेकिन अगर तुम दूसरी बार ये करते हो तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। और तभी वो ओल्ड मैन वहाँ से भागने लगता है, कहते हैं कि थैंक यू मोंग जियो। मोनन उसे कहते हैं कि हे वहीं पर रुक जाओ। तो तभी मोंग कहते हैं कि हे तुम लोग क्यों नहीं जा रहे हो? तो तभी और एक आदमी कहता है कि हे सीनियर मोंग ने तुम लोगों का जान बख्श दिया है, तुम लोग भैया से भाग जाओ। फिर वो लड़की कहती है कि वो लोग हमारे साथ नहीं है। तभी मोनन कहते हैं कि तुम उसे इतना जल्दी भगाने की क्यों कोशिश कर रहे हो? तुम्हें डर लग रहा है कि तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने आ जाएगा? ये ऐसे नहीं जाएगा जब तक आप नहीं बोलेंगे। बाकी सारे लोग ये सुनकर कहने लगता है कि इस आदमी का मतलब क्या है? तो तभी लाओ उस बूढ़े आदमी को कहता है कि देखो यहाँ पर इंतजार करो, हमारा सो कॉल्ड डाउ मास्टर तुम्हें जल्दी नहीं करने के लिए कहा है। क्या तुमने सुना नहीं कि मेरे बॉस ने क्या कहा? तभी वो मोंग गुस्सा होकर कहता है कि आखिरकार तुम हो कौन? क्या तुम जानते हो कि इसका परिणाम क्या हो सकता है? तभी मोनन हंसकर कहते हैं कि तुम नहीं जानते हो कि मैं कौन हूँ, तुम ऐसा एक्ट क्यों कर रहे हो जैसे तुमने मुझे हरा दिया और मैं तुम्हारे सामने घुटने टेकूं। तो फिर वो मोंग कहते हैं कि बकवास मत करो। जियांगन प्रोविंस के वो डुप्लीकेट डाउ मास्टर मोनन के पास आकर कहता है कि हे तुम्हारा हिम्मत कैसे हो मुझे अपमान करने की, मैं तुम्हें आज कुछ मैनर्स सिखाऊंगा। तभी मोनन उसे एक जोर का थप्पड़ मारता है। तभी मोनन कहते हैं कि तुमने धोखा देने के लिए मेरा नाम को इस्तेमाल किया है, मैंने अभी तक तुम्हारे साथ कुछ भी सेटलमेंट नहीं किया और तुम मुझे कह रहे हो कि तुम मुझे आज सिखाओगे कुछ, तुम बेकार बकवास मत करो। तो तभी वो मोंग कहते हैं कि क्या तुम सच में डाउ मास्टर हो? और वो ओल्ड आदमी सोचने लगते हैं कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये जियांगन प्रोविंस है, वो यहाँ पर कैसे आ सकता है? तो तभी मोनन कहते हैं कि तुम मेरे रेपुटेशन को खराब क्यों करना चाहते हो? और तभी वो मोंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। मोनन बहुत ज्यादा शोर करके उसके हाथ को इस्तेमाल करता है और वो मोंग एकदम दूर के उड़ के जाकर पड़ता है। और फिर वो मोंग सोचने लगते हैं कि ये तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। फिर मोनन उड़ के आने लगता है और कहने लगता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम मेरे परमिशन के बिना यहाँ से नहीं जा सकते हो, अभी इसे लो और मरो। और उसको वही पर जमीन पर गाड़ देता है। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि ये किस तरह का मार्शल आर्ट है, मैं बिलीव ही नहीं कर पा रहा हूँ उसने उसको जमीन पर कैसे पटक दिया। तो तभी मोनन पूछता है कि आखिरकार तुम लोग हो कौन? वो ओल्ड आदमी कहता है कि हम लोग हर ड्रैगन संप्रदाय से हैं। इन पुरखों की जमीन में खलबली मची हुई है, हम लोग यहाँ पर खजाने की तलाश करने के लिए आए हैं, लेकिन हम लोगों को यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला, तो इसलिए हम दोनों ने मिलकर हाथ मिला लिया लोगों को ठकाने के लिए। तो फिर तुम मुझे ये बताओ, तुम बॉस होने के नाटक क्यों कर रहे हो? असल में तुम लोगों को क्या चाहिए? तभी वो लड़की कहती है कि क्योंकि डाउ मास्टर ने ड्रैगन संप्रदाय को नष्ट कर दिया है, तो इसीलिए वो लोग डाउ मास्टर की रेपुटेशन को खराब करने के लिए ऐसे किया है। देखो इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, तो प्लीज मुझे जाने दीजिए। तो उसके बाद मोनन सोचने लगते है कि मुझे आश्चर्य है कि अगर हम लोग जल्दी पूरी मछली विलुप्त होने की घटना को अगर सॉल्व नहीं किया गया तो ये और भी लोगों को अट्रैक्ट करेगा। तभी मोनन उस आदमी से कहता है कि मैं आपके लिए इस मछली की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद करूंगा, लेकिन उसकी बदले में आपको मुझे मदद करने पड़ेगा। नदी के उस पर किसी को भी मत जाने देना, किसी को भी नदी पार करने की अनुमति नहीं है, गॉट इट? तो तभी वो लड़की उसके पापा को कहते है कि पापा आप सिर्फ हाँ कह दीजिए, वो असली हीरो हैं। तभी वो आदमी कहते हैं कि ठीक है, तुम्हें कितना दिन चाहिए? मैं ज्यादा देर इंतजार नहीं कर सकता, ज्यादा से ज्यादा मैं तुम्हें आधा महीना दे सकता हूँ। तभी एक आदमी उसको कहता है कि आप कुछ ज्यादा सीरियस हो रहे हैं, कुछ कुंग-फू जानते हैं, हमें प्रोफेसर झांग की मेथड को फॉलो करना चाहिए, पानी का क्वालिटी चेकिंग करना है, न्यू मछली को रिलीज करना है और पानी पर कुत्ता लगाने की जरूरत है। फिर वो लड़की मोनन को कहती है कि मेरा मतलब आपको ठेस पहुंचाना नहीं है, महान मार्शल आर्टिस्ट है, आप श्योर है कि आप इस पूरी नदी को संभाल सकते हैं? तो कहते हैं कि ये तुम लोगों के लिए बहुत ही बड़ा बात हो सकता है, लेकिन मेरे लिए ये सिर्फ एक का टुकड़े का जैसा हुआ है। उसके बाद मोनन उस पानी के ऊपर चलने लगता है। ये देखते वो आदमी सोचने लगते है कि एक आदमी पानी के ऊपर ऐसे कैसे चल सकता है। फिर मोनन वहाँ पर कुछ एनर्जी क्रिएट करने लगता है। फिर मोनन कहने लगते है कि मैं तुम सभी लोगों को आदेश दे रहा हूँ, नदी के अंदर से छुपी हुई मछलियों बाहर आ जाओ। नदी पे कुछ हलचल होने लगता है। फिर वो लड़की ये देखकर कहती है कि ये देखो यहाँ पर बहुत सारा
मछली आ रही है इस रिवर पर। देखकर उस लड़की का पापा शॉक हो जाता है और कहने लगता है कि ओ माय गॉड, कि ये सचमुच वो डाओ मास्टर है, अनबिलीवेबल। तभी वो लड़की भी कहती है कि इसने ऐसा कैसे कर दिया, क्या वो अमर है? ये देखकर वो बूढ़ा आदमी चौंक जाता है और कहने लगता है कि ओ माय गॉड, ने किस तरह के व्यक्ति को अपमान किया है, लगता है कि हम लोग और ज्यादा दिन बच नहीं पाएंगे। तभी इधर मूनन को कुछ दिखता है तो मूनन उन सभी लोगों को कहते हैं कि कोई भी मेरे पीछे आमाता ना। और एक आदमी कहते हैं कि होली शिट, मैं ये सब क्या देख रहा हूँ, ये मछलियों सचमुच उसका ऑर्डर का पालन कर रहा है। वो सीन शिफ्ट होता है और मूनन एक जंगल पर चले आता है जहाँ पर मूनन कहने लगता है कि ये हाफ ड्रैगन संप्रदाय की पवित्र भूमि होना चाहिए। ऐसा लगता है कि यहाँ पर पास्ट में बहुत सारा हाई लेवल के एक्सपर्ट हुआ करते थे। और मूनन उस पेंटिंग को बाहर निकलकर सोचने लगता है कि सारे कोई फीचर्स गायब हो गया है, लेकिन सिर्फ एक ही कोई फीचर मुझे रास्ता दिखा रहा है। समय जिसने भी ये पेंटिंग बनाया है वो सचमुच कोई जीनियस होगा जो ऐसी ब्रिलियंट पीस ऑफ आर्ट को बनाया है। कहते हैं कि मुझे लगता है कि ये थोड़ा और आगे है। और फिर मूनन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। फिर उसको एक तालाब दिखता है जहाँ से कुछ निकलने लगता है तो मूनन कहते लगता है कि हाँ यही है वो। और मूनन उस पेंटिंग को वहाँ पर फेंक देता है। उस पेंटिंग से कोई फीचर्स निकलने लगता है और ये देखकर मूनन कहता है कि ये स्पिरिचुअल एनर्जी लगभग 100 साल से यहाँ पर है और ये नेचुरली फॉर्मेट है। मुझे यकीन है कि हाफ ड्रैगन संप्रदाय इसीलिए इस जगह को चुना है यूज करने के लिए। फिर मूनन वहाँ पर ध्यान करने के लिए बैठ जाता है और कहने लगता है कि आई होप मैं इस बार स्पिरिट गैदर रियलम को ब्रेक कर पाऊंगा और यन एंड यंग में जा पाऊंगा। उसके बाद सीन चेंज होता है और सीधा 14 दिन के बाद की सीन को दिखाया जाता है। फाइनली मूनन का कल्टीवेशन खत्म हो गया था। मूनन कहता है कि फाइनली मैं 8 स्टेज पर पहुंच गया हूँ। मुझे लगता है कि मैं जल्दी इन यन रियलम में कदम रख पाऊंगा। चलो मैं ऐसे फिर से कंटिन्यू करता हूँ। फिर मूनन की शरीर में वो ड्रैगन को दिखाया जाता है जहाँ पर मूनन सोचने लगता है कि मुझे ये ड्रैगन इम्पोन दर्द देता है, मुझे इसे खाए हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है, मुझे अपनी मेहनत का फल आपके साथ बांटना होगा। फिर मूनन कहते हैं कि मुझे नहीं लगता है कि इन रियलम को तोड़कर बाहर निकलना पॉसिबल होगा। हालांकि हंगरी घोस्ट की देखभाल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मूनन उस हंगरी घोस्ट को बाहर निकालने की कोशिश करता है और तभी उसका किताब भी खुल जाता है और मूनन कहने लगता है कि मैं आज तुम्हारे ऊपर कंट्रोल रखने की कोशिश करूंगा। तभी वो हंगरी घोस्ट बाहर निकल आता है और तभी मूनन कहते हैं कि हंगरी घोस्ट मेरी बात को मानो। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और लाओजू को दिखाया जाता है। तो लाओजू कहने लगता है कि 10 दिन से ज्यादा हो गया है, मुझे आश्चर्य हो रहा है कि बॉस वहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो तभी वो आदमी लाओजू को कहते हैं कि एक बुरी खबर है और वो लाओजू के पास दौड़ के आने लगता है और कहते हैं कि भाई मोटे, मास्टर मूनन कहाँ है, उसे यहाँ पर आने के लिए कहो हम लोगों को बचाने के लिए। तभी लाओजू कहते हैं कि मिस्टर मायोर क्या हुआ, मेरी बेटी को किसी ने किडनैप कर लिया है। वो लोग कह रहे हैं कि मास्टर मूनन को व्यक्तिगत रूप से फिरौती देना चाहते हैं, प्लीज मास्टर मूनन को मेरी बेटी को बचाने के लिए कहने। तो ये सुनते लाओजू कहते हैं कि क्या क्यों यहाँ का किडनैप हो गया है। तो तभी लाओजू कहते हैं कि मेयोर आप चिंता मत कीजिए, अभी अपनी भाइयों को बताता हूँ इस किडनैपर की खबर लेने के लिए। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और लाओजू के पास अब खबर चले आता है। तो लाओजू कहता है कि ये हाफ ड्रैगन सीट ने किया है और इधर वो मोंग ये सुनकर हंसने लगता है और कहते हैं कि मेरा मास्टर मैन यहाँ पर आ चुका है, अगर तुम लोग मरना नहीं चाहते हो तो मुझे छोड़ दो। ये सुनते ही मिस्टर मेयोर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्सा होकर कहता है कि तुमने मेरी बेटी को क्यों लिया, मुझे बताओ कि तुम उसे कहाँ ले गए। फिर से वो मोंग कहते हैं कि अगर मैं तुमको बता भी दिया कि हाफ ड्रैगन सीट ने तुम्हारी बेटी को कहाँ लेकर गया तो तुम क्या कर सकते हो। तो इससे बेहतर होगा कि तुम मुझे जाने दो, कोई भी तुम्हारी बेटी को बचा नहीं सकता है सिवाय मेरे। लाओजू कहते हैं क्या तुमने मेरे बॉस के बारे में भूल ही गया। तो तभी वो मोंग कहते हैं कि क्या तुम्हें पता नहीं कि वो कितने दिनों से बाहर है, शायद वो भूख से अभी तक मरा गया होगा। पता नहीं कि कोई भी जरूरत नहीं है कि तुम जानते हो यहाँ पर क्या क्या चीज है, तो डर है कि तुम अपनी लाइफ में और उसे कभी भी नहीं देख पाओगे। वहाँ से जो आवाज आई वो एक अन्य आत्मा की आवाज है। तो मिस्टर मेयोर कहते हैं कि इम्पॉसिबल, उन्हें इतनी आसानी से नहीं मरेगा। बट सीन शिफ्ट होता है और एक शिप को दिखाया जाता है, वहीं पर उसकी बेटी को रखी हुई है। वो मेयोर की बेटी सोचने लगती है कि ये तो एक शिप की आवाज है, मैं कहाँ हूँ। और तभी वहाँ पर सिस्टर मिंग को भी देखती है और सोचने लगती है कि क्या सिस्टर मिंग ने मुझे यहाँ पर किडनैप करवाया। तो फिर यहाँ रस्सी से छूटकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है। वो जागने से पहले मुझे यहाँ से भागनी होगी और वो दरवाजा खोलने की कोशिश करती है। तभी सिस्टर मिंग जाग जाती है और कहती है क्या तुम यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हो। तो यहाँ ने सुनते ही वहाँ से दरवाजा खोलकर भागने की कोशिश करती है। वहाँ निकलती देखती है उसके सामने बहुत सारा आदमी होती है। तो तभी वो लोग कहने लगता है कि हेलो मिस लिल। तो मिस लिल इन लोगों को देखकर डर जाती है। तभी वहाँ पर सिस्टर मिंग आ जाती है, आकर कहती है कि अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो तुम यहाँ से भागना मत। तो तभी मिस लिल पूछती है कि आप मुझे किडनैप क्यों किए हो। सिस्टर मिंग कहती है कि हमारा टारगेट तुम नहीं हो, हमारा टारगेट है डाउ मास्टर, तुम तो सिर्फ एक चारा हो। मिस लिल कहती है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, मूनन के साथ मैं सिर्फ एक ही बार मिली हूँ, तुम वो मुझे बचाने के लिए क्यों आएगी। सिस्टर मिंग कहती है कि मैं मुझे पता है कि तुम बेकार हो, तुम्हारे पिता ऐसा नहीं है, वो तुम्हें बचाने के लिए जरूर डीओ मास्टर को कहेगा, तो एक अच्छी लड़की की तरह इस पिल को खा लो। मूनन तुम्हें यहाँ पर बचाने के लिए आया, जस्ट तुम्हें सिर्फ मूनन को किस करना है और मैं तुम्हें जाने दूंगी। मिस लिल कहती है कि ये पॉइजन है, मैं इसे नहीं खाऊंगी। तो तभी सिस्टर मिंग जोर जबरदस्ती वो दवाई खिला देती है और सिस्टर मिंग कहती है कि भले तुम नहीं चाहते हो लेकिन तुम्हें फिर भी करना पड़ेगी और मिस लिल उस पिल को खा लेती है। तो फिर मिस लिल कहती है कि तुम दिन में सपना देखती रहो, इससे चाहकर भी कोई से चोट नहीं पहुंचाऊंगी, तुम अपनी खुद आंखों से देखा कि वो कितना पावरफुल है, लकी होगी कि तुम वहाँ से जिंदा वापस लौटी, फिर भी अपनी मौत को क्यों बुला रहे हो। सिस्टर मिंग कहती है कि वो पावरफुल है तो क्या हुआ, वो इस समुद्र पर पैर रखता है तो यहाँ से वो
वो वापस नहीं जा सकता है। यहाँ पर हम शासक हैं, उसने हमारे आदमियों का हाथ तोड़ने की हिम्मत कैसे की। मैं अभी उसे ये दर्द महसूस करवाऊंगी। इस लील को लात मारने लगती है। सीन शिफ्ट होता है और फिर उस जंगल को दिखाया जाता है जहाँ पर लाओजू और मिस्टर मेयर होता है। वहाँ पर मिस्टर मेयर लाओजू से कहता है कि मेरी बेटी बहुत ही खतरे में है, मूनन कब उसे बचाने के लिए जाएगा, मैं उसे ये जमीन का पीस उसे दे दूंगा। लाओजू कहते हैं कि देखो मैंने तुम्हें कहा कि अभी बहुत क्रिटिकल स्टेज पर ट्रेनिंग पर है तो उसको डिस्टर्ब ना करे। तो फिर से मिस्टर मेयर कहते हैं कि तो वहाँ पर कब आएगा वो। तभी वहाँ पर कुछ हलचल होता है तो वो देखकर वो लोग कहने लगते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है ये सब। और तभी वहाँ पर एक बार आ जाता है और उस बार में मूनन को आता हुआ दिखाई जाता है। तो ये देखकर लाओजू कहते हैं कि हे ये तो बॉस हैं। तभी मूनन कहते हैं कि ऑफ कोर्स ये मैं ही हूँ। और वो मॉन्क शॉक हो जाता है और कहते हैं कि वो सचमुच वापस आ गए जिंदा। तभी मिस्टर मेयर कहते हैं कि मास्टर मूनन, उस ड्रैगन संप्रदाय ने मेरी बेटी को किडनैप कर लिया है, प्लीज मेरी बेटी को बचा लीजिए, मैं आपसे भीख मांगता हूँ। तो ये सुनकर मूनन कहने लगता है कि वो लोग अभी तक सबक नहीं सिखाए। हाँ, मूनन उस मॉन्क से कहते हैं कि तुम तो उस हाफ ड्रैगन सीट से हो, तो तुम मुझे गाइड करो उस लोकेशन पर जाने के लिए। तो तभी वो मॉन्क कहता है कि श्योर, क्यों नहीं बास्टर्ड, तुम मेरी क्लैन के अगेंस्ट लड़ना चाहते हो, तुम इसके लिए बहुत पछताओगे। लाओजू उसे एक जोर से थप्पड़ मारता और कहता है कि तुम्हारा हिम्मत कैसे हुई हमारे बॉस से इस तरह से बात करने की, मैं तुम्हें मौत की खाद उतार दूंगा। तभी अचानक से वहाँ पर एक लड़की आ जाती है और आकर कहती है कि ए जियो मिंग, मूर्ख कमबख्त, तुम वहाँ से बाहर निकल आ जाओ। अभी हमें और एक नया कैरेक्टर दिखाई जाती है। देखकर मिस्टर मेयर कहते हैं कि शुओ तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तभी मिस शुओ यानी कि मिस्टर मेयर का वाइफ मॉन्क के पास जाकर कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को किडनैप करने की, मैं तुम्हारे हाफ ड्रैगन संप्रदाय को नष्ट कर दूंगी। और उस मॉन्क की कान को खींचने लगती है। क्यूई हान की मॉम को देखकर लाओजू और मूनन सोचने लगता है कि मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया कि क्यूई हान का मॉम इतना भयंकर होगा। तो तभी मिस्टर मेयर उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम बहुत ही चिंतित, लेकिन हाफ ड्रैगन सीट ऐसा नहीं है कि हम लोग खुद से उन लोगों के साथ लड़ सकते हैं। डाओ मास्टर को हमारी मदद करने के लिए रिक्वेस्ट किया है। हान की मॉम कहती है कि हम लोग जिस व्यक्ति को जानते ही नहीं तो उसको हमारी बेटी को बचाने क्यों दे। वो डाओ मास्टर हो जो कोई भी है, मैं उसकी परवाह नहीं करती, सिर्फ चाहती हूँ कि वो गंजा आदमी मुझे रास्ता दिखाए। मेरे पास बॉडीगार्ड की एक आर्मी है, मैं हाफ ड्रैगन सीट तो क्या, मैं पूरी 10 हाफ ड्रैगन सीट को भी नष्ट कर सकती हूँ। मिस्टर मेयर कहते हैं कि देखो ज्यादा जिद्दी मत बनो, सिर्फ मास्टर मून नहीं हमारी बेटी को बचा सकता है, हमारी बॉडीगार्ड उस हाफ ड्रैगन सीट के सामने कुछ भी नहीं है, इसलिए जिद्दी होना बंद करो और तुम लौट के जाओ। तो तभी मिस्टर मेयर की वाइफ कहती है कि मेरे मास्टर से हट जाओ, मैं अपनी बेटी को बचाने जा रही हूँ, कुछ भी हो जाए, क्या तुम मेरे रास्ते में आने की हिम्मत करते हो? आज तुम जा पर हो, क्या तुम वहाँ पर हो सकते थे अगर मेरी परिवार ने तुम्हें मदद नहीं की होती? मुझे ऑर्डर देने की तुम्हारी कोई अधिकार नहीं है। मिस्टर मेयर कहते हैं कि वो मेरी बात क्यों नहीं सुन रही है। तो मिस्टर मेयर कहते हैं कि प्लीज मूनन। तभी मूनन कहते हैं कि देखो हाफ ड्रैगन संप्रदाय के साथ मेरा एक बिजनेस सेटलमेंट है, उसी रास्ते में मैं तुम्हारी बेटी को भी बचा लूंगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मिस्टर मेयर कहते हैं कि मैं तुम्हारी यात्रा के लिए सब कुछ अरेंज कर दिया है मास्टर मूनन, मैं आपके ऊपर निर्भर हूँ मेरी बेटे को बचाने के लिए। वो लोग एक शिप के अंदर जाता है। तो मिस्टर मेयर का वाइफ एक आदमी को देखकर कहती है कि हे जियाबाओ के साथ गले लगाती है और कहती है कि देखकर बहुत ही खुशी है, इस बार मैं तुम्हारे ऊपर निर्भर कर रही हूँ। तो तभी जियाबाओ कहता है कि आंटी फैन आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग डेफिनेटली याहान को बचा लेंगे। वो कप्तान को कहता है कि हम सभी लोग यहाँ पर हैं, हम लोग जाने के लिए तैयार है। तो कप्तान कहता है कि यस सर। जियाबाओ आंटी को कहने लगती है कि आंटी फैन आपको जरूर भूख लगी होगी, ये मैं पहले से ही तैयार करके रखा है, बचाने जाने से पहले भूखा नहीं रहना चाहिए। तभी आंटी फैन कहती है कि तुम बहुत ही थॉटफुल हो जियाबाओ। इन दोनों का बातें सुनकर मूनन सोचने लगता है कि आंटी जियाबाओ के ऊपर बहुत ही कॉन्फिडेंस है। आंटी जियाबाओ से पूछती है कि तुम्हारे पास क्या रेड वाइन है? तभी जियाबाओ कहते हैं कि हाँ ऑफ कोर्स, मैं इसे पहले से आंटी फैन के लिए रेडी करके रखा हूँ, मैं एक ही मोमेंट पे इसे लेकर आता हूँ। तभी जियाबाओ मूनन और लाओजू की तरफ देखता है और देखकर कहता है कि भाई भाई ये दोनों लोग कौन है, क्यों उन लोगों को नहीं बुला रहे आपके साथ खाने के लिए? आंटी कहती है कि हान ने पापा ने उसके उन लोगों को बुलाया है, वो कह रही है कि ये किसी तरह के डाउ मास्टर है, पता नहीं क्या बकवास, ये बेचारा लड़का मेरी बेटी के शायद पीछे पड़ा है, ये लोग मेरे हस्बैंड को फूल बना सकता है लेकिन मुझे नहीं। तो फिर से आंटी कहती है कि जियाबाओ अगर तुम याहान को बचा लेते हो तो वो पागल लड़की निश्चित रूप से तुम्हारे प्यार में पागल हो जाएगी। क्या सुनकर जियाबाओ कहता है कि ये अच्छा होगा अगर यान भी ऐसा ही सोचती है तो। और फिर से आंटी कहती है कि डोंट वरी, चिंता ना करो, उस लड़के का फेस प्रोबेबली 80% प्लास्टिक सर्जरी है। तभी जियाबाओ कहते हैं कि अगर फैमिली और एजुकेशन की बात हो तो याहान के लिए आप सबसे बेस्ट हैं। तो फिर से जियाबाओ कहते हैं कि आंटी फैन मेरे पास इस बोर्ड में एक बैंड है, आप चाहे तो आपके आराम के लिए मैं उन्हें कुछ गाना सुनाने के लिए कहता हूँ। सुनकर आंटी फैन कहती है कि हाँ ये बहुत ही सही होगा, मैं 2 दिन से बहुत ही स्टेज में हूँ, मैं 2 दिन से ठीक ठाक सोया भी नहीं है। रिदन मूनन उन दोनों को देखकर सोचने लगता है कि लगता है लाइसू फैन को पता है नहीं कि उस किस तरह के आदमी के साथ पंगा ले रहे हैं। जब हाफ ड्रैगन संप्रदाय बार करेगा तो ये नहीं देखेगा ये मेयर के वाइफ है या नहीं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हाफ ड्रैगन संप्रदाय के आइसलैंड को दिखाया जाता है। उस मॉन्क से कहते हैं कि क्या तुम्हें हमें झूठ बोल रहे हो, इतने समय से चल रहे हैं लेकिन तुम्हारा हाफ ड्रैगन संप्रदाय अभी तक नहीं दिख रहा है हम लोगों को, और कितना दूर हम लोगों को चलना पड़ेगा। वो मॉन्क कहते हैं कि तुम इतने जल्दी में क्यों हो, हाफ ड्रैगन संप्रदाय को देखने के लिए थोड़ा तो इंतजार करना ही पड़ेगा, बस चलते रहो तुम। आंटी फैन कहती है कि ये लोग यहाँ पर क्या कर रही है। वो मॉन्क कहते हैं कि ये सभी लोग हमारे हाफ ड्रैगन संप्रदाय की फॉलोअर्स है, हमारे संप्रदाय को बहुत सारे लोग मानते हैं, अभी तो तुमने हमारे संप्रदाय का प्रभाव अपनी आंखों से देखा, क्या अब तुम डर रहे हो? तभी आंटी फैन कहती है कि मुझे नहीं जानते हो कि मैं क्या चीज हूँ, मेरी बेटी को किडनैप करने के लिए तुम्हारी पूरी ड्रैगन
संप्रदाय को नष्ट कर दूंगी। वुमोंग कहते हैं कि तुम जल्दी हमसे भीख मांगने वाले हो, जस्ट वेट एंड सी। आंटी फैन कहती है कि मेरी बॉडीगार्ड सबसे अच्छे हैं। ड्रैगन सीड तो क्या, मैं ड्रैगन सीड की पूरी लैंड को एक फ्लैट में बदल दे सकता हूँ। आंटी फैन मूनन को कहती है कि मैं समझती हूँ मेरे बेटी को लेकर तुम्हारी भावनाओं को, लेकिन तुम यहाँ से जा सकते हो। लाओ जू हंसकर कहने लगता है कि हाँ ये बहुत ही मजेदार है, हम लोग यहाँ पर अपने खुद के रीजन के लिए यहाँ पर आए हैं हाफ ड्रैगन को ढूंढने के लिए, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। ये तुमने सुना कि हम लोग इस गंजे को पकड़ा है, हम लोग इसे नहीं पकड़ा होता तुम यहाँ पर हो सकते थे। यदि अभी तक पार हम लोग नहीं हुई है तभी तुम पुल को तोड़ रहे हो। ये सुनकर आंटी फैन कह देगी तो फिर तुम हम लोगों को फॉलो कर सकते हो, लेकिन अगर बाद में लड़ाई हुई तो तुम मुझे बचाने के लिए नहीं कहना। उसमें कह देगी मैं भी देखूंगा कौन बचाने का भीख मांगता है। तो बाद सीन शिफ्ट होता है और वो लोग हाफ ड्रैगन सीट पर पहुंच जाता है और बराबर पहुंचते ही दो आदमी को गेट पर खड़ा हुआ दिखाई जाता है और कुछ आदमी वहाँ पर घुटने के बल बैठा हुआ है। उस गेट का एक आदमी उन लोगों को देखकर कहने लगता है कि हे तुम लोग वहीं पर रुक जाओ, तुम लोग कहाँ के अनरूली पीपल हो, क्या तुम लोग इस जगह के रूल्स के नहीं जानते हो। अभी एक बंदा कहती कि वो लोग घुटने भी नहीं टेके हैं और वो लोग हाफ ड्रैगन सीट पर पहुंचना चाहते हैं, ये कितना रेडिकुलस है। जिंगबाओ कहते हैं कि क्या तुम जूये ड्रामा बहुत देखते हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो और तुम लोग छोटे संप्रदाय होकर हम लोगों को रूल सिखा रहे हो। तभी उनमें से एक बंदा कहते हैं कि क्या तुम लोग यहाँ पर परेशानी खड़ा करने के लिए आए हो। तो तभी आंटी फैन कहती है कि मैं यहाँ पर मेरी बेटी को चुराने के लिए आई हूँ। ये सुनते ही वो दोनों लड़का कहने लगे ठीक हो तो तुम लोग फाइनली आए गए हो, तुम ही लोग हो ये लोग। आंटी फैन गुस्सा दिखाते हुए कहती है कि अगर मेरी बेटी के साथ कुछ भी हुआ है मैं आज तुम्हारी हाफ ड्रैगन सीट को तोड़ दूंगी। तभी वो दोनों बंदा मारने के लिए आता है। वो दोनों बंदा कहता है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई हमारे हाफ ड्रैगन सीट पर आके परेशानी खड़ा करने की। और आंटी फैन की बॉडीगार्ड हवा में एक गोली चलाता है कि वहां से हिलना भी मत, लेकिन फिर भी वो लोग वहीं पर रुकता नहीं है और उस आदमी को मारने के लिए आता है। और वो बॉडीगार्ड कहते हैं कि क्या तुम लोग मरना चाहते हो, और वो दोनों लड़का आकर उस बॉडीगार्ड को एक मुक्का मार देता है। इधर और एक बंदे ने आंटी फैन का एक हाथ को काट देती है। आंटी फैन कहती है कि उन लोगों की हिम्मत कैसे हुई, बॉयज इन लोगों को मार डालो। तो वो सभी बॉडीगार्ड कहने लगते हैं कि यस मैम, और वो दोनों आदमी इन सभी बॉडीगार्ड को लात मार देता है। वो सारे बॉडीगार्ड आंटी फैन के सामने आकर गिरता है। उनमें से फिर से और एक बॉडीगार्ड कहता है कि मैडम प्लीज आप पीछे हट जाइए, ये दोनों आदमी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, वो लोग आपको मार सकते हैं। तो आंटी फैन कहती है कि मैं पीछे क्यों हटूं, तुम लोग जाओ और वो दरवाजा तोड़ दो। तभी और एक नया कैरेक्टर की वॉइस सुनाई देती है जो कहता है कि क्या हिम्मत है मेरी हाफ ड्रैगन संप्रदाय की गेट पर परेशानी खड़ा करने की। फिर उन नया कैरेक्टर को दिखाई जाता है और कहते हैं कि संकट मोचन होने के लिए तैयार हो जाओ। और उसके साथ साथ हाफ ड्रैगन की सारी सेना आ जाता है वहाँ पर। और इधर जिंगबाओ कहते हैं कि उसे शूट करो और इसे गिरा दो नीचे। तभी सभी बॉडीगार्ड उससे फायर करने लगता है, लेकिन वो लड़का उसकी तलवार से इन सभी बुलेट को रोक देता है। जिंगबाओ बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और सोचने लगता है कि व्हाट, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्या ये रूमर्स ट्रू है, क्या वो सचमुच प्राचीन मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिशनर है। और वो आदमी ऊपर से कूद जाता है और कहता है कि मौत के लिए तैयार हो जाओ। फिर नीचे उतार के उस बॉडीगार्ड की सर को काट देता है। और ये देखकर आंटी फैन और जिंगबाओ बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। तो जिंगबाओ कहता है कि अरे बाप रे, वो सचमुच उसका गला काट दिया, वो सचमुच उसका गला काट दिया। और आंटी फैन कहती है कि पति जी मुझे प्रोटेक्ट करो। ड्रैगन सीट की सारी की सारा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है मास्टर को देखकर। फिलहाल तो इसका नाम पता नहीं है, लेकिन सब लोग इसे मास्टर डीआई कह रहे हैं, तो मैं भी इसे मास्टर डीआई कहूंगा। तो मास्टर डीआई कहता है कि तुम लोगों का हिम्मत कैसे हुआ यहाँ पर आने की, हमारी ड्रैगन सीट पर प्रॉब्लम क्रिएट करने की। आज यहाँ से कोई भी जिंदा वापस नहीं जाएगा। और फिर से वो दोनों बॉडीगार्ड कहते हैं कि तुम लोग हाफ ड्रैगन सीट के संप्रदाय बहुत दूर जा रहे हो। और मास्टर डीआई फिर से इन दोनों का भी गला काट देता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होती है और दो लड़की को दिखाई जाती है। तो उनमें से एक मोटे लड़के कहने लगते हैं कि यंग मिस, अगर हमें पता होती कि यहाँ पर ऐसा कुछ होगी तो हम लोग यहाँ पर दवाई मांगने नहीं आती। तो और एक लड़की कहती है कि पैनिक मत हो डी, ड्रैगन सीट हम लोगों को कुछ भी नहीं कर पाएगी, जब तक हम दोनों उस टेरिटरी पर पैर नहीं रखेंगे हम लोगों को कुछ भी नहीं होगी। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और जेयांग बाउल अंकल लियांग को कहता है कि अंकल लियांग क्या आप श्योर हैं। अंकल लियांग कहता है कि मैं उसे अपना बेस्ट शॉट दूंगा। अंकल लियांग कहता है कि हे हाफ ड्रैगन सीट के पागल आदमी, अगर तुम रियल मार्शल आर्टिस्ट हो तो बच्चों के साथ फाइटिंग करना बंद करो, आओ और मेरे साथ फाइट करो। अंकल लियांग अपना कपड़ा फाड़ देता है। तभी इसे देखकर मास्टर डी कहता है कि फाइनली कोई एक डिसेंट आदमी मिला। अंकल लियांग उसे मुक्का मारने के लिए आता है और कहता है कि इसे लो। मास्टर डी भी उसकी पांच को रोकता है। अंकल लियांग उसकी ताकत के सामने टिक नहीं पाया। तभी जिंगबाओ कहता है कि जितना जल्दी हो सके हम लोगों को यहाँ से भागना चाहिए। तो तभी आंटी कहती है कि हम लोग वापस नहीं जा सकते हैं, वो हमारी लोगों को मारने की हिम्मत करते हैं, हम लोगों को जरूर से जरूर बदला लेना चाहिए। सुनते जिंगबाओ बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और मने मन सोचने लगता है कि ये स्टूपिड वुमेन समझ ही नहीं पा रही है कि हम लोग किस तरह के एनिमी के साथ फाइट कर रहे हैं। इधर मूनन और लाओजू की तरफ देखकर सोचने लगता है कि ये दोनों वहीं पर खड़ा है, कोई भी रिएक्शन नहीं दे रहा है। और इधर मास्टर डी अंकल लियांग को पागल की तरह मारने लगता है और कहने लग रहा है कि और एक निराशा, तुम पावर बढ़ने वाले टेक्निक को इस्तेमाल किया है ना। और अंकल लियांग मार खाते हुए इन लोगों को कहते हैं कि तुम लोग यहाँ से भाग जाओ। तो ये सुनते मास्टर डीआई कहता है कि मेरे साकों के सामने से कोई भी ऐसे हट नहीं सकता। फिर मास्टर डीआई उसके मुंह के अंदर एक गोले घुसाकर उसके मुंह से आग निकलने लगता है, लियांग को जिंदा जला देता है। ये देखकर जीवा बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और सोचने लगता है कि मैं जानता हूँ कि अंकल लियांग क्या करने में सक्षम है, कई वर्षों से हमारी जू फैमिली की रक्षा कर रहा है, बट मैं कभी भी नहीं सोचा था
कि अपनी आंखों के सामने अंकल लियांग को ऐसे जलता हुआ देखूंगा। इधर तभी मास्टर डी कहता है कि अगर तुम लोग मरना नहीं चाहते हो तो घुटने का बल यहाँ पर बैठ जाओ। तो फिर वो लोग घुटने का बल बैठ जाता है और आंटी फैन कहते हैं कि प्लीज मास्टर हम लोगों को छोड़ दीजिए, अब जितना पैसा चाहते हैं मैं उतना देने के लिए राजी हूँ, प्लीज मुझे और मेरी बेटी को छोड़ दीजिए। मिस्टर डी ये हमारी गलती है कि हम लोग हमारे सामने मास्टर डी को पहचानने में गलती कर दी। और तभी मास्टर डी के नजर मूनन और लाओजू के ऊपर जाता है। तो मास्टर डी कहता है कि तुम लोग कौन हो, दया की भीख ना मांगने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तो तभी आंटी फैन कहती है कि मूनन घुटने के बल बैठ जाओ, क्या तुम्हारा मरने का ख्वाहिश है। जिम्बो कहते हैं कि उनसे डरो नहीं तो तुम लोग मर जाओ। मास्टर डी वो लोग हमारे साथ नहीं है, इट्स नॉन ऑफ आवर बिजनेस। उन लोग घुटने के बल नहीं के बैठते तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। मूनन उन लोगों की बात नहीं मानता और सीधा उस मास्टर डी की तरफ बढ़ने लगता है। तो आंटी फैन कहती है कि मूनन तुम ये क्या कर रहे हो, क्या तुम चाहते हो कि हम सब लोग यहाँ पर मर जाए। मूनन वहाँ पर जाकर कहता है कि मैं तुम्हारे हाफ ड्रैगन शिप की टेम्पल को डाउन कर दूंगा। ये सुनकर उन लोगों का मुंह खुला का खुला रह जाता है और सोचने लगता है कि क्या उसका दिमाग खराब हो गया है। ये सुनकर मास्टर डी कहता है कि तुम्हारा जबान तो बहुत ही बड़ा है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ऐसा बात करने की, क्या तुम बहुत ही बुरी तरीके से मरना चाहते हो। हाथ में वो पील लेकर कहते हैं कि तुम घुटने को बल बैठते हो या नहीं। तभी मूनन कहते हैं कि तुम लोग हाफ ड्रैगन संप्रदाय के लोग बाकी सारे लोगों को घुटने के बल बैठने में बहुत ही मजा आता है तुम लोगों को, है ना। इससे पहले मैं और एक पर्सन से मिला था जो उसने भी मुझे यही कहा था, उसका नाम था यीवो, और उसके बाद अभी तक मैंने उसको फिर से कभी भी नहीं देखा। ये सुनते ही मास्टर डी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तो ये तुम ही हो, मैं तुम्हें आज भगवान यम के पास भेजना जा रहा हूँ। और उस गोली को मुंह के अंदर रख देता है जिसमें से फायर निकलता है। फिर मूनन के ऊपर फायर का इस्तेमाल करता है। देखकर शिम्बाओ और आंटी फैन भागने लगती है और ये देखकर मास्टर डी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है कि मैंने सोचा था कि वो बहुत बड़ा आदमी है लेकिन वो कुछ भी नहीं है। मूनन को उस आग में से बाहर निकलता आता हुआ दिखाई जाता है और जहाँ पर मूनन कहते हैं कि तुम कितना वीक हो। और ये देखकर मास्टर डी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और कहने लगता है कि ये कैसे पॉसिबल है, वो अभी तक जिंदा कैसे है। फिर मूनन जम करके आता है उसे मारने के लिए। मूनन कहते हैं कि चलो इसे समाप्त करे शैल वी, और उस मास्टर डी को जोर से एक मुक्का मारता है। और फिर मूनन कहते हैं कि अभी चलो मेरे फ्लेम को टेस्ट करो। उसके बाद मूनन उसकी फ्लेम को इस्तेमाल करता है और उसके हाफ ड्रैगन सीट का गेट को तोड़ देता है। लोग इधर उधर भागने लगते और कहने लगते हैं कि सब लोग भाग जाओ, खुद को प्रोटेक्ट करो। मास्टर डी कहने लगता है कि ये कैसे संभव हो सकता है। आंटी फैन ये सब कुछ देखकर सोचने लगती है कि मूनन ऐसा कैसे कर सकती है, वो इतना पावरफुल मार्शल आर्ट कैसे जान सकते हैं, ये किस तरह के मार्शल आर्ट्स हैं। इधर जिम्बो सोचने लगते हैं कि क्या आदमी सचमुच इंसान है। मास्टर डी फिर भी कहने लगता है कि तुम्हारा हिम्मत कैसे हुई हमारे हाफ ड्रैगन सीट की गेट को तोड़ने की, तुम जस्ट वेट करो। और हाफ ड्रैगन सीट के सारे सैनिकों वहां से भागने लगता है और कहने लगता है कि सभी लोगों को सतर्क कर दो, हमारी हाफ ड्रैगन सीट पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए आया है। जाओ और जाके बताओ कि यहाँ पर कोई हमारी हाफ ड्रैगन संप्रदाय में तबाही मचा रहा है, प्रोटेक्टर को जल्दी बुलाओ। सिस्टर मिंग भागने लगती है और सोचने लगती है कि मास्टर मूनन को ये डर है कि ग्रैंड एल्डर द सीट मास्टर ही उसे मार सकते हैं। इधर मूनन उस हाफ ड्रैगन गेट को तोड़कर वही ऊपर खड़ा हो जाता है और फिर से मूनन के बाल बड़े बड़े हो जाता है और सफेद हो जाता है। और लाओजू उस गोली को लेता है जिस गोली के अंदर से आग निकलता है। मूनन आगे बढ़ने लगता है तो लाओजू कहते हैं कि हे बॉस मेरे लिए वेट कीजिए। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हाफ ड्रैगन संप्रदाय की अंदर की सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे सैनिक होता है। और तभी मूनन अंदर जाके कहता है कि हाफ ड्रैगन संप्रदाय की मास्टर बाहर आ जाओ और अपने एल्डर को नमस्कार करो। ये सुनकर हाफ ड्रैगन संप्रदाय की आर्मी लोग कहने लगता है कि इतना दुस्साहस। और तभी हमें टॉप पर एक मास्टर को दिखाया जाता है जो कहता है कि गुस्ताखी। तभी हमें हाफ ड्रैगन संप्रदाय की मास्टर को दिखाया जाता है जो नीचे आकर कहता है कि हिम्मत हुआ हमारी संप्रदाय में एक प्रॉब्लम क्रिएट करने की। सभी स्टूडेंट एल्डर को देखकर बो करता है। वो मास्टर इस एल्डर को कहता है कि एक दुस्साहस व्यक्ति ने संप्रदाय की मास्टर को अपमान किया, एक हाथ को काट दिया। तब मूनन की तरफ इशारा करके कहता है कि यही हो वो लड़का जिसने हमारी यूबो और शैम्बो को भी मारा है। तभी वो एल्डर कहते हैं कि क्या तुम ही हो वो डाओ मास्टर। मूनन कहता है कि हाँ ये मैं ही हूँ। तो तभी वो एल्डर कहता है कि तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मेरे डिसाइबल्स को मारकर यहाँ पर आने की, मैं तुम्हें मारूंगा उन लोगों की आत्मा को शांति देने के लिए, तुम्हारा कोई आखिरी ख्वाहिश। तो तभी मूनन कहते हैं कि लगता है कि तुम्हारी संप्रदाय अहंकारी होने का यूज्ड टू हो गया है। और फिर मूनन गुस्सा होकर कहते हैं कि आज मैं तुम्हारे हाफ ड्रैगन संप्रदाय की टेंपल को डाउन कर दूंगा, कोई भी इसे इंटरफेयर करने की कोशिश कर गया उसे कुचल दिया जाएगा। और मूनन जमीन पर एक जोर से मारता है और वहाँ पर भूकंप जैसा हो जाता है और सारे सैनिक इधर उधर हो जाता है। ये देखकर एल्डर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। उसे देखकर सोचने लगता है कि इस क्यूआई को जाना पहचाना सा लग रहा है। तभी लाओजू चिल्लाकर मूनन को कहता है कि बॉस थोड़ा केयरफुल रहेंगे, उस आइस में पानी है, अगर वो आपकी बॉडी के संपर्क में आया तो आप फ्रीज हो जाएंगे। ये सुनते वो एल्डर कहते हैं कि तुम्हारे आंखें अच्छे हैं फैटी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तुम बहुत ही देर कर चुके हो। देखकर मूनन सोचने लगता है कि मुझे पता नहीं कि ये टेक्निक पावरफुल है या नहीं, लेकिन ये टेक्निक प्रिपेयर होने में बहुत टाइम लगता है। और तभी वो एल्डर माइटेड टेक्निक को इस्तेमाल करता है और वो पानी आकर सीधा मूनन की पैर को जकड़ लेता है। मूनन अपनी शक्तियों का इकट्ठा करने लगता है। फिर मूनन उसकी माइटेड टेक्निक को तोड़ देता है और ये देखते वहाँ के बाकी सारे स्टूडेंट्स वहाँ से भागने लगता है। सीधा आके वो उस एल्डर को एक जोर का मुक्का मारता है। वो एल्डर बहुत दूर जाकर
आकर गिरता है। फिर मुनन कहता है कि एक ही हीट को बर्दाश्त नहीं कर पाए। ये देखकर वो एल्डर सोचने लगता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। वो माइंडेड टाइट्स पावर को भी जानते हैं। मुनन उस टेक्निक को उसी के खिलाफ इस्तेमाल करता है। देखकर वो एल्डर कहते हैं कि हे रुक जाओ, हम लोग बैठकर बात कर सकते हैं। मुनन उसकी बात को नहीं सुनता है। तब वो जाके उसके टेम्पल पर लगता है और वो टेम्पल धीरे धीरे गिरने